लोग बोलते हैं जिनका मरकरी बहुत अच्छा होता है, उनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी होती है। बुध की माँ कौन है? मून। मून की कृपा से ज्योतिषी बनता है। मरकरी तो बस प्रैक्टिस मात्र है, या आपने कैलकुलेशंस करी, आपने ढूंढा ढांडा कौन से हाउस की बात हो रही है, कौन सी चीज की बात हो रही है, कहाँ प्रोफेशन का कनेक्शन है, कहाँ पे भाग्य का कनेक्शन है, आपने तो बस ढूंढा ढांडा है बुध से। प्रिडिक्शंस बुध से नहीं होती हैं। मतलब हनी सिंह का मैं अभी सुन रहा था, तो उसने बोला कि भाई मेरे से तो म्यूजिक बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता। जो एक परफेक्शन लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, उनसे चीजें हो रही हैं, वो कर नहीं रहे हैं। बिलीव है आपका ऐसा? आप में से किसी का बिलीव है? जितने सक्सेसफुल लोगों को सुनोगे वो सब यही बोलेंगे, मेरे से चीजें हो रही हैं, हम कर नहीं रहे। मतलब वो ऑटो पायलट मोड पे चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो साइंस आप पढ़ रहे हो, ये कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस में बहुत बड़ा गैप है। कॉन्शियसनेस मरकरी एक्टिव करता है और सब कॉन्शियसनेस मून एक्टिव करता है। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ये ज्योतिष जो है वो मरकरी का विषय है, बुध का विषय है, कुछ कहते हैं भाई केतु का विषय है, कुछ कहते हैं भाई सूर्य का विषय है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल नॉलेज है थोड़ी बहुत। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ मून का डिपार्टमेंट है ये किसी और का डिपार्टमेंट नहीं है। कब? जब आप प्रोफेशनली लेवल पे कर रहे हो। जब तक आप बिगनिंग लेवल पे हो, लर्निंग लेवल पे हो, तो मरकरी। और जब जैसे ही आप प्रोफेशनल लेवल पे आओगे, उस टाइम पे मून सबसे ज्यादा काम करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कौन सी कैलकुलेशन कहाँ लगने वाली है, कौन सी प्रिडिक्शन कहाँ होने वाली है। उस समय तो ब्लैंक हो जाते हो ना। तब तक आपकी सारी बुद्धि काम करती है, जब तक हम पढ़ा रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे ही क्लाइंट का चार्ट आता है, ब्लैंक हो जाते हो। फिर वही चीजें आपके ब्रेन से निकलेंगी जो सबकॉन्शियसली आपने उसको कंसीव कर रखा है। बात समझ आ रही है आपको? थोड़ी बहुत ब्लैंक हो जाओगे आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस में व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता। प्रिडिक्शंस नहीं होती है कॉन्शियसनेस में। कभी भी बहुत ढंग की प्रिडिक्शन होगी और आपके मन से एकदम एक कोई बात निकलेगी, सब कॉन्शियस लेवल पे वो बात होगी। तो भाई अब जब पता चल गया सब कॉन्शियसनेस क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्शियसनेस के सबकॉन्शियसनेस में नहीं जा पाओगे। करते करते कॉन्शियस को करते 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 कुछ सेकंड्स के लिए, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है, कुछ सेकंड्स के लिए। और जैसे ही वो एक्टिव होता है, उतनी देर में जो कुछ भी आपने कॉन्शियसनेस की वजह से कंसीव किया है या अचीव किया है, या जो भी आपने इकट्ठा किया थोड़ा बहुत, उतनी देर के लिए वो स्टोर कर लेता तुरंत, तत्काल। वो कितनी देर हो सकता है? कभी कभी 2 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, कभी कभी 3 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, कभी कभी 4 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, कभी 5 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। और पता नहीं 8 घंटे में पता नहीं कब। इसीलिए बोला जाता है यूपीएससी क्रैक करना है, कॉन्शियसनेस का डिपार्टमेंट नहीं है, सब कॉन्शियसनेस का डिपार्टमेंट है। नीट क्रैक करना है, आईटी में एडमिशन लेना है, आईएम निकालना है, कॉन्शियसनेस का डिपार्टमेंट नहीं है, सब कॉन्शियसनेस का। जब एग्जाम में आएगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि तो फेल हो जाती है पेपर देखते ही। फिर जो अंदर भरा बैठा है आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, वो चीजें जवाब देती हैं, और उस तरीके से जवाब देती हैं। क्योंकि बुकिश नॉलेज की भी कोई कदर नहीं है वहां पे। जो बड़े एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आप बैठे हो, वो तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड भी देखते हैं ना, आपने किस चीज को कितना समझा और किस तरीके से लिखा है। बात समझ आ रही है? कुछ थोड़ी बहुत बहुत मेहनत करने से कॉन्शियसनेस एक्टिव होता है, और जब बहुत मेहनत करने की पराकाष्ठा हो जाती है, तब सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है। ये केवल एक ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या? दूसरा बड़ा सरल है। क्या सरल है? जब आप किसी से लाइव एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, वो किस लेवल का है, अगर उसका वो सबकॉन्शियस लेवल पे है, तो उसके साथ कनेक्ट होते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तभी कोई कोई जब पढ़ाता है, कोई कोई जब पढ़ाता है, तो आपको होश नहीं रहता, आप टाइम नहीं देख पाते हो, आपका मन लगा रहता है। और कोई कोई पढ़ाता है तो ऊबन सी होने लगती है, यार कब खत्म होगी क्लास। जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होगा, उस टाइम पे आपका बहुत मन करेगा पढ़ने का। जब आपका कॉन्शियस लेवल एक्टिव होगा, उस समय चाय भी याद आएगी, उस समय मम्मी भी याद आएंगी, उस समय मोबाइल भी याद आएगा, उस समय सब कुछ याद आएगा। लेकिन जैसे ही सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होगा, उस समय पे केवल जिसको आप सुन रहे हो, बात समझ रहे हो, वो ही एक्टिव रहेगा। ये यहीं से ये पता चल जाएगा सारा खेल, कि किस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहा और किस टाइम पे कॉन्शियसनेस एक्टिव रहा। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखो, लोग जाते हैं वहां पे, बोल ही नहीं पाते, रोने लग जाते हैं। कहीं आप भी कभी मंदिर जाते हो, बोल नहीं पाते, रोने लग जाते हो। कुछ आप जिनको बहुत चाहते हो क्लोजली, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, बहुत दिन से बाहर हो, जैसे वो आपके सामने आते हैं ब्लैंक हो जाते हो। बहुत प्यार जब होता है तो व्यक्ति ब्लैंक हो जाता है। वो जो ब्लैंकनेस है, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियसनेस है। उस टाइम पे होश नहीं रहता। ये जो बेहोशी वाला एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमेशा चंद्रमा बेहोश करता है आपको।
चंद्रमा बेहोश कर देगा। जैसे ही मून एक्टिव होगा आपको इधर उधर की सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। यही हाल हुआ था अर्जुन के साथ कि जब पूछा गया भाई तुमको अगल बगल क्या दिख रहा है, वो कह रहा मेरे को केवल मछली की आंख दिख रही है। तो गुरु समझ गया कि भाई ये सब कॉन्शियस पे पहुंच चुका है, बाकी नहीं पहुंचे अभी। समझ आ रही है कुछ बात थोड़ी बहुत? तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव कैसे होता है? बहुत प्रैक्टिस करने से या तो एक्टिव होता है, आप 3-4 घंटे रेगुलरली पढ़ना चालू कर दो, एक्टिव हो जाएगा। या तो जब आप किसी से डायरेक्ट पढ़ रहे हो लाइव, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो आपको बेनिफिट समझ में आया कि यहाँ पे आने का बेनिफिट क्या है? जो चीजें आप यहाँ पढ़ोगे, किसी भी टीचर से जब आप पढ़ोगे, समर्पित होगे, समर्पित हो तभी तो पैसा दिया और समय देके बैठे हो। और मेरे लिए समर्पित नहीं हो, शास्त्र के लिए समर्पित हो। हमारे लिए तो, हमारे जैसे तो 50 हैं, हमारे जैसे तो 100-200 हैं, मतलब हजारों हैं। तो शास्त्र के लिए आप समर्पित हो ना, कि शास्त्र की कृपा थोड़ी बहुत इसके ऊपर है तो ये बहुत अच्छा पढ़ा देगा हमको, इसीलिए तो यहाँ बैठे हो। मेरे ऊपर तो कृपा है, ये आप मान के चलो, मेरी कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं है ऐसी, ठीक है? तो इसलिए आप यहाँ पे बैठे हो। तो किसके प्रति समर्पण रखना है? शास्त्र के प्रति समर्पण रखना है, ठीक है? और जितनी देर आप रहो क्लास के दौरान, कोशिश करो कुछ नोट्स बनाते रहो, ठीक है? थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी करो, पेन वेन हाथ में लिए रहो, लिखो ना लिखो बात अलग है, नोटबुक अपने पास रखो और क्लास को एंजॉय करो। क्योंकि मरकरी क्या है? बहुत दिमाग लगाना, स्ट्रेस भी मरकरी देता है और फन भी मरकरी करवाता है। एंटरटेनमेंट का जोन मरकरी है। तो कभी आप स्ट्रेस में होते हो तो भी मरकरी खराब, कभी आप बच्चों के साथ होते हो तो खुश हो जाते हो। बुढ़ापे में बुध बहुत अच्छा होता है। बुढ़ापे में बुध की तरफ हर आदमी भागता है। बच्चे दिख जाए तो बुजुर्ग थोड़े खुश हो जाते हैं, पार्क मिल जाए। दोस्ती हमेशा बुढ़ापे में याद आती है। जगदीश जी मानते हैं बात? दोस्त जवानी में दोस्त याद नहीं रहते, बहुत दोस्त होते हैं उस समय तो, लेकिन जो कुछ आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो जब आपकी एज धीरे धीरे बढ़ती है तब वो याद आते हैं। है कि नहीं मेरी बात सही? तभी होता है यार बहुत दिन हो गया, चलो आज तुमसे मिलते हैं। अच्छा, अब जो आप पढ़ रहे हो, अब आप में से बहुत लोगों ने सोच रखा होगा बेसिक है ये तो, जैसे सब पढ़ा रहे हैं यूट्यूबर या जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वैसे हम भी पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे हम वैसे, हम एडवांस पढ़ाएंगे आपको। किस लेवल पे एडवांस पढ़ाएंगे? देखो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस एक बात बोलता हूँ और आपको रियलाइज हो जाएगा। जो भी आपकी क्लासेस आपको बताई जा रही हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेड मिला है, जितनी भी क्लासेस का एक्सेस आपको मिल रहा है, ज्योतिष केतु का विभाग है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है? केतु मतलब क्या? रूट, जड़, बेस, डेप्थ। जो एडवांस लेवल पे चीजें होती हैं वो कुछ नहीं होती, वो केवल कनेक्ट होती है। बेस में ही सब होता है। ये बात अलग है कि एडवांस में भी अब बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस पे ध्यान दे रहे हैं। मोटी मोटी और हैवी बातों पर जोर ज्यादा है, बेस बातों पे जोर कम है। उसके पीछे कारण ये, अगर आपने बेस बता दिया तो सारा काम तो हो गया, फिर उससे बढ़िया एडवांस कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा, कोई बता भी नहीं पाएगा। एडवांस में चीजें केवल रिलेट कराई जाती हैं, करके दिखाई जाती हैं। सारा क्रक्स बेस का होता है। क्या होता है? हाउसेस कैसे रीड करने हैं, कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा भाव खराब है, कौन सी राशि खराब है, किस राशि में जाके कौन सा प्लेनेट डिसकंफर्टेबल हो गया, कौन सा प्लेनेट जाके एक्टिव हो गया। यही सारी चीजें तो वहां पे कनेक्ट करो। तो भाई बस आपको इतना एडवांस में पता चल, भाई D10 चार्ट पढ़ रहे हो तो प्रोफेशन कैसे बताओगे? उनके फॉर्मूलाज पता चल जाएंगे आपको। थ्योरी कॉन्सेप्ट चीजें ढूंढना तो वो तो बेसिक लेवल की सारी होती हैं। D9 चार्ट में 50 चीजें देखते हैं, उसमें एक विवाह भी देखते हैं, भाग्य भी देखते हैं। बेस की सारी चीजें यूज होती हैं एडवांस में। भाई आपने शुरू में ABCD सीखा, फिर आपने काका गागा सीखा, फिर आपने थोड़े थोड़े बनाने सीखे, फिर थोड़े और बनाने सीखे, थोड़े और बनाने सीखे। आज आप पूरा शब्द बोल देते हो। पूरा शब्द क्या? 1 घंटे स्पीच तक दे सकते हो, 10 घंटे बोल सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन जब बहुत शुरू में रहोगे तो एक एक अक्षर आपने मिला मिला के पढ़ा होगा ना। कहने का मतलब क्या है? अभी मिला लिया सही से, आगे बहुत बढ़िया रहता है। मतलब पराशरी ज्योतिष बहुत कठिन है, लेकिन अगर इसका क्रक्स समझ लिया जाए केवल, तो आप मतलब, हम लोग आजकल कहते नहीं भाई यूट्यूब का एल्गोरिदम जिसने हैक कर लिया वो राज कर गया। वो इंस्टाग्राम का, सोशल मीडिया का जिसको एल्गोरिदम पता चल गया वो कुछ भी कर लेगा। बात सही है कि नहीं है? किसी भी वायरलिटी के पीछे उसका एल्गोरिदम हैक करके बैठा है वो, इसलिए वो सारी चीजें वैसे कर ले रहा है। ऐसे ही जो पराशरी बेसिक है, जो आप अभी करने जा रहे हो, या केपी बेसिक आप कर रहे हो, वो किसी भी साइंस का एल्गोरिदम है जिसको आप पढ़ने जा रहे हो। इसका एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, और जैसे ही आपके समझ में आ गया, एडवांस कुछ नहीं है फिर उसके, फिर चीजें कनेक्ट कर दोगे, हो जाएगा। नहीं तो ज्योतिष पराशरी समझ नहीं आती, कॉम्प्लिकेटेड बहुत लोगों को लगती है। कॉम्प्लिकेटेड तभी तक लगती है जब तक आपको एसेंस नहीं पता है उसका। तो मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको राशि में पढ़ाएं, नक्षत्र भी पढ़ाएं, जो प्लेनेट कहाँ बैठा वो भी पढ़ाएं, उसके साथ साथ आपको एडवांस के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें। क्लियर हो गई बात? तो अभी क्या करना है आपको? अभी हम आपको पराशरी ज्योतिष पढ़ाने वाले हैं और बेसिक से स्टार्ट करने वाले, ठीक है? बेसिक में अब मैं 2 मिनट के लिए, आप पहले भगवान का ध्यान कर लो और 1 मिनट के लिए केवल, ठीक है, अपने इष्ट का ध्यान कर लो, गुरु का ध्यान कर लो, जिनकी वजह से आप यहाँ बैठे हो।
सब चीजों का ध्यान, नवग्रहों का ध्यान कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। तो राशियां आई कहाँ से? राशियां आई हैं प्लेनेट से। पहले ग्रह आए ना भाई। अगर आप कहते सर नक्षत्र बताइए, तो नक्षत्र किसके उत्पाद हैं? भाई नक्षत्रों का मालिक कौन है? कोई ग्रह है, किसी ग्रह के अंतर्गत नक्षत्र आते हैं ना। इवन नक्षत्र की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी है, लेकिन उनका कोई मालिक है, कोई देवता है, कोई ग्रह है। और नक्षत्र होते हैं 27, और वो 27 नक्षत्र आते हैं 12 राशियों के अंतर्गत। और वो जो 12 राशियां हैं वो आते हैं 7 ग्रहों के अंतर्गत। राहु केतु का कोई इंडिविजुअल राशि नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? तो प्लेनेट कितने हैं? 7। तो राहु केतु क्या है? इनको नोड्स बोला जाता है। अब आप कहोगे सर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो क्या है? इनका केवल और केवल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में यूज है, उसके बाद पूरी ज्योतिष शास्त्र में इसका यूज नहीं। क्यों नहीं यूज है? जहां पे मनुष्य की बात है या किसी जीव की बात है, बात समझ आ रही है, वहां का डिपार्टमेंट 9 ग्रह है। जहां प्रकृति की बात आती है वहां पे फिर 12 ग्रह आ जाते हैं। प्रकृति कैसे? किस देश में क्या होगा, कौन सी बीमारी आएगी, जो इन्वायरमेंटल बात है, प्राकृतिक बात है, ग्रोथ की बात है, किस कंट्री, कौन सी कंट्री कब ग्रोथ करेगी, कब राइज करेगी, कब वॉर होगा, कब वर्षा होगी, ठीक है, कब भूकंप के झटके आएंगे, कब केदारनाथ जैसी आपदा होगी। बात समझ आ रही है? जहां पे नेचर की बात है, जहां मनुष्य पे जिसका बस नहीं चलता है, जब मनुष्य का बस चलना बंद होता है वहां 12 ग्रह आते हैं। वहां यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो आते हैं। जहां तक मनुष्य के हाथ की चीजें हैं वहां 9 ग्रह आते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी कभी ये बात नहीं बोली है, ज्योतिष शास्त्र में कभी ये बात नहीं बोली गई है कि हर चीज नियत है। डेफिनेटली नियत, जो होना है वो होगा 100%। लेकिन एक बात और भी समझो, जो आज हो रहा है उसके पीछे भी तो कारण आप रहे हो, इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो। भाई आज कोई अंबानी बन गया है, मुकेश अंबानी, और कोई अनिल अंबानी, एक ही गर्भ से तो दोनों लोग पैदा हुए। किसकी वजह से दोनों बड़े हैं? एक्शंस की वजह से बड़े हैं, प्रारब्ध की वजह से बड़े हैं, थिंक की वजह से बड़े हैं, थॉट की वजह से बड़े हैं, डिसिप्लिन की वजह से बड़े हैं, ब्लेसिंग्स की वजह से बड़े हैं। भाई अगर आप कहते हो भाई कि धीरू भाई अंबानी जी के 2 संतान हैं, 2 संतानों में एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी इतना राइज क्यों कर गए? अगर प्रकृति और आप प्रकृति सब कुछ अगर डेस्टाइन है, तो जन्म के बाद धीरू भाई अंबानी के बच्चे होने के बाद दोनों अलग अलग कैसे हो गए? इसका मतलब आप जो अभी कर रहे हो ये भी डिसाइड कर रहा है, जो आपने पीछे किया है वो आपका आगे डिसाइड हो रहा है, जो आपने पूर्व जन्म किया है वो इस जन्म में डिसाइड हो रहा है। नहीं तो क्यों किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के नाक नहीं है, कोई चल भी नहीं सकता है, और कोई दौड़ रहा है, कोई चल भी नहीं सकता तो ओलंपिक ग्रैब कर ले रहा है। क्यों कर ले रहा है? क्योंकि प्रारब्ध कर्म में नहीं था, लेकिन इस कर्म में उसने अपने को काबिल बना लिया। आपको जो कुछ भी जन्म के समय मिलता है उतना प्रारब्ध होता है, और जो लाइफ में एक स्पेसिफिक मोमेंट में मिलता है वो भी प्रारब्ध होता है। उसके अलावा भी आप अपनी डेस्टिनी हर पल क्रिएट कर रहे हो। इसलिए एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? वो कहती है जो प्रारब्ध में है वो तो होना है। जो प्रारब्ध, मान लो किसी को रोग होना है, कोई बड़ी डिसीज होनी है, सपोज किसी को कैंसर होना है, या कोई ऐसा रोग होना है जिसको क्योर नहीं कर सकता, ये तो प्रारब्ध है। स्पेसिफिक टाइम पे होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इस जन्म में मेहनत कर ली, पैसे इकट्ठे कर लिए, और आपके अकाउंट में 10-20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, बहुत संभावना है कि वो रोग होगा और आप बच भी जाएंगे। बहुत संभावना है कि नहीं है? प्रोबेबिलिटी तो है ना। लेकिन अगर जेब में 1 रुपए नहीं है तो भी कर्म अच्छा, तो भी बच जाओगे। कैसे लोग चैरिटी से बच जाते हैं, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उनके साथ। ये लोग कब खड़े होते हैं? जब आपके कोटे में कुछ पुण्य कर्म होते हैं, तब लोग खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है जो कुछ होना है तो चुपचाप बैठे रहो। भाई जो कुछ होना है वो होना है, वो प्रारब्ध कर्म ने डिसाइड किया है। आपको पता चल गया थोड़ी देर के लिए कि आपका एक्सीडेंट होगा, भाई अच्छी कार से चलो ना, वॉल्वो से चल सकते हो, मर्सिडीज से चल सकते हो, सेफ्टी फीचर्स वाली कार से चल सकते हो, क्यों मारुति पे ही जाना है? और आपके अपने कर्म से होगा। आप ड्राइविंग ना करो, रख लो किसी को ड्राइविंग के लिए। किसी ने किसी को धमकी दी तो गनर रख लेता है, एक एप्लीकेशन दे देता है गवर्नमेंट को कि मेरे को ये चीजें चाहिए। अगर आपको कुछ पता भी चल रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ हैपनिंग होने वाली है, तो आप यहीं पे क्या रुक जाते हो? कभी आपका किसी ने 150 बीघा कब्जा कर लिया हो तो आप क्या प्रारब्ध मान के रुक जाते हो क्या? यार प्रारब्ध होगा, छोड़ो। जहां तक आप कुंडी खटखटा सकते हो खटखटाते हो कि नहीं खटखटाते हो? जहां तक प्रयास कर सकते हो करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर आपको आपकी डेस्टिनी पता चल रही है ज्योतिषी के माध्यम से या किसी चीज के माध्यम से, या आपने खुद चेक कर लिया, तो हम वहीं पे रुके नहीं, उसके लिए प्रयास करें। इसलिए एस्ट्रोलॉजी
तो हम क्या करने वाले हैं, इस अपना जो हमें जन्म मिला है ये प्रारब्ध कर्म नष्ट करने के लिए भी मिला है, बहुत कम एफिशिएंसी में भोगने के लिए भी मिला है, और अपना अगला जन्म या इस जन्म अच्छा भी करने के लिए मिला है। तो हमेशा ये कभी अपने थॉट में मत रखिएगा कि हमारी जो जीवन है वो ग्रह डिसाइड कर रहे हैं। आपका जीवन आपके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। आज अच्छे कर्म है तो कल अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे, सपोर्ट वाले लोग मिल जाएंगे। समय खराब होगा, जरूर खराब होगा, आप रोड के किनारे ऐसे पड़े होंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आपके आज के कर्म में अगर सामर्थ्य है तो 10 लोग आपको उठाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपके अपने जेब से पैसा खर्चा करेंगे। नियति क्या थी? नियति एक्सीडेंट कराना था ना। अब तो 100 लोग खड़े हो गए आपके लिए, अब तो 50 लोग खड़े हो गए। नियति क्या थी? आपके मरने के बाद हो सकता है आपके बच्चों को कोई पूछता नहीं, 5 लोगों ने अडॉप्ट कर लिया आपने आपके बच्चों को, कोई यूएस भी लेके चला गया, किसी ने पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। समझ आ रहा है? कुछ बुद्धि में जा रहा है आपके? जो आप एक बार में, आपका क्लाइंट भी बोल देता है एक बार में, अरे जब सब कुछ होना है तो हम क्यों ज्योतिष माने, क्यों पूजा पाठ करें, क्यों कोई चीज करें। एक बार में बोल देता। आप में भी बहुत लोग एक बार में बोल देते हो कि दिमाग में चलता भी होगा कि भाई जब सब चीज डेस्टाइन है, जब अपने समय पे सब चीज होनी है तो क्या करना है कुछ। मान लो करोड़पति बनना लिखा तो बन ही जाएंगे। भाई करोड़पति भी बनना लिखा है। एक आपको एक कथा थोड़ी सुनाते हैं, आज की थोड़ी क्लास में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका एक समझ आए चीजें किस लेवल पे काम करती हैं। 2 लोग थे, पड़ोसी थे, 2 पड़ोसी, और दोनों की अपनी ड्यूटी फिक्स थी। क्या थी ड्यूटी? एक भगवान शिव के मंदिर जाता था, रोज भगवान शिव की स्तुति करता था, प्रार्थना करता था, जो उसकी सामर्थ्य थी, दूर्वा चढ़ाने की, बेलपत्र चढ़ाने की, धतूरा चढ़ाने की। धन तो नहीं था, लेकिन इधर उधर बिन बटोर के भगवान की पूजा के लिए अपनी थाली तैयार करता था, और भगवान के मंदिर पहुंच के खूब बढ़िया स्तुति करता था। जो उसके पास होता था वो चढ़ाता था। कभी घी तेल की व्यवस्था नहीं होती थी तो केवल जल चढ़ा के चलाता। बात समझ आ गई? वहीं दूसरा एक तरफ उनका पड़ोसी था, तो वो एक लाठी उठाता था, और जब उसको पूजा करते हुए देखता था तो जैसे ही वो जाता तो कहता अरे यार इनसे कुछ नहीं होता है, देवी देवता कुछ पत्थर ही तो है। अच्छा, आप आज के डेट में जितने भी ज्योतिर्लिंग में जाओ, ऐसी मूर्तियां हैं क्या, ऐसी प्रतिमाएं हैं क्या जो आज की डेट में हम बनवा के और लगवा रहे हैं? ऐसी हैं क्या? नहीं है। केदारनाथ जाओ, शिला रखी है। शनि शिंगणापुर जाओ, शिला रखी है। तो पहले पूजा कैसे होती थी? शिला की होती थी, पेड़ों की होती थी, वहीं पे देवी देवता मान लिए जाते थे। तो दूसरे वाले के दिमाग में आता था कि भाई ये तो पत्थर ही है, भगवान कहाँ? भगवान है तो हमें मतलब नहीं है। तो वो क्या करता था, 4-5 लाठी मार के चला आता था रोज। उसका भी एक नियम था लाठी मारने का। समझ रहे हो? एक पूजा कर रहा है उसका अपना नियम है, एक लाठी मार रहा है उसका अपना नियम है, दोनों पड़ोसी हैं। अब हो क्या रहा है, जो लाठी मार रहा है वो उन्नति रोज कर रहा है, और जो पूजा कर रहा है उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है, और खराब होती जा रही, और खराब होती जा रही। लास्ट वाला मतलब लास्ट दिन क्या, मतलब एक दिन ऐसा आया कि जो लाठी मार के एक आदमी निकल रहा था वहां से, बात को बहुत गंभीरता से समझना, लाठी मार के निकल रहा था तो वो गिर गया। जैसे ही गिरा तो उसको लगा यार पैर में मेरे कुछ लगा है, ठोकर सी। तो वो थोड़ा बैल था ही, तभी तो लाठी भगवान को मारता था जाके। जैसे उसको लगा कुछ गिरा है तो उसने देखा यार कुछ चीजें, कोई चीज निकली है, और हमें कोई कैसे मार सकता है? हम भगवान को रोज मार रहे हैं। हमें कोई कैसे मार सकता है? मतलब एक अहम भी आ गया कि हम रोज भगवान को 4 लाठी लगा रहे हैं, कोई ऐसा कौन आ गया कि जो हमें गिरा दे? और गुस्से में उसने 1-2 लाठी मारी तो कुछ जैसे आवाज आई धातु टाइप की कुछ, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, कह रहा लाओ खोदें थोड़ा। जैसे उसने खोदना चालू किया तो भैया एक बड़ा मटका निकला, पूरा स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ था, सोने के सिक्के, अशर्फियां, ज्वेलरी। लेके घर पहुंच गया। अच्छा, घर में अपनी औरत को बताया, औरत से बात कोई पछती नहीं है, तो उसने दिखावा करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, जो रोज पूजा करता था उसकी वाइफ को जाके बता दिया। वो बड़ी खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? वो कह रही ये तो जाके 50-60 लाठी मारता है, तो इसको आज एक मटका सोना भगवान ने दिया है, हो सकता है हमारे पति के पुण्य कर्म जागृत हो, और कुछ नहीं तो कहा लोडर लेके आ रहे होंगे तभी लेट हो रहा है। आज ये ना बैलगाड़ी से कुछ सोना वोना आ रहा होगा तभी लेट हो रहा है। और जब भाई साहब आए हैं तो एक बहुत बड़ा कांटा उनके पैरों में लगा था, और जख्म बहुत था, खून बहुत बह गया था, और बहुत वीकनेस आ गई थी। घर में आते ही गिर गए। तो थोड़ी देर में होश वोश आया तो कह रहे क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, मैं वहां से आ रहा था तो एक बहुत बड़ा कांटा था और मेरे पैर में लगा है, और मैं थोड़ी देर के लिए तो अचेत हो गया, बेहोश हो गया, और उसके बाद किसी तरीके से चल के आया। दोनों के अंदर एक बड़ी मतलब एक अंदर से कभी कभी पूजा पाठ काम ना कर रही हो, आपको लग रहा हो एक दिन ऐसा कि मतलब यार इतना सब कुछ कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब भी कुछ होता ही नहीं। तो एक बैलों की बातें याद आने लग जाती है हमको। आप उन्होंने कहा कि अब भाई प्रारब्ध हो सकता,
बुद्धि नहीं काम कर रही, पूजा पाठ छूट गया क्योंकि पैर भी वैसे खराब हो गए, ठीक है। तो उनको बहुत दिन बाद पता चला कि कोई एक बड़े साधु आए, ऐसे लाइक धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे आज बता देते हैं, वो ऐसे कोई महात्मा आए थे, वो सब भूत भविष्य वर्तमान बता रहे थे। तो उन्होंने, वो उनका तो बहुत मन नहीं था मिलने का, उनके पड़ोसी वड़ोसी इधर उधर के आए, बोले यार हम जा रहे हैं, तुम्हारा मन हो तुम भी चलो, थोड़ा लंगड़ाते हुए चले चलो, कुछ नहीं तो पूछ ही लेना चल के। गए पूछने के लिए कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ कि उसको सोना मिला और हमें कांटे मिले, और हम इतनी पूजा करते हैं उसके बाद भी कांटे मिले, वो इतना मारता है लाठी जाके उसको सोना मिल गया। तो वो तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देखा और बताया भी उन्होंने कि जिस दिन उसको सोना मिला है, ये अपराध करने की वजह से वो राजा बनने वाला था, कोई इलेक्शन जीतने वाला था, या कोई राज सिंहासन मिलने वाला था, या कोई बड़ा पद मिलने वाला था। हो जाता है ना, आजकल लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त के साथ हुआ था कि भाई खेलते हुए देख लिया, बोला मैं तुझे राजा बनाऊंगा, वो राजा बनने वाला था उस दिन, और ये पाप करते करते उसका जितना हिस्सा बचा था, मतलब वो तो पूरे साम्राज्य का मालिक हो जाता, जितना उस देश में, जितना उस जगह पे सोना होता उसका सबका मालिक हो जाता। लेकिन जितना बचा था पाप कर्म करने के बाद, उतना उसको उस दिन मिला। समझ आ रही है बात? और जिसके पैरों में कांटे लगे थे उस दिन उसकी डेथ थी, मरने वाला। तो वो पाप जो मरने का था, और मरता कैसे, बहुत बुरी मौत थी, जैसे कभी भीष्म पितामह की हुई थी वैसी कोई मौत थी, कि मतलब पूरा घर कराता, पूरा घर सालों संघर्ष करता, तब उसके बाद उसकी डेथ होती है। और पूरा घर का भी, आज भी ऐसा कभी होता है कि कोई ऐसा रोग हो जाता है पूरा घर बिखर जाता है, मकान बिक गया, चीजें बिक गई, मतलब आप देखो ना, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है आज की डेट में, होता है ना कभी कभी, आपके हमारे सामने तो साल दो साल में दिख ही जाता है ये बात, कि किसी को बीमारी हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, पूरा घर खत्म हो गया। अब उस घर में जहाँ पे गाड़ियों का काफिला उतरता था, वहां पे अब एक साइकिल नहीं बची है, पैदल लोग चल रहे हैं। तो उस दिन उसकी डेथ थी, मृत्यु थी। लेकिन वो मृत्यु केवल शूल के रूप में, क्योंकि पूजा करने की वजह से, चीजें करने की वजह से वो कट गई। आपको समझ आ रहा है मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आप जो शुभ कर्म कर रहे हो, शुभ कर्म का मतलब क्या, जो आप दूसरों को सह ले रहे हो, गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, सह ले रहा हो, उससे बड़ी तपस्या कोई नहीं है। ब्लेम्स कर रहा है, सह ले रहे हो, और सह नहीं पा रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करो पूजा पाठ के माध्यम से कि वो मुझे सेंसिटिविटी दो, सहनशीलता दो। पूजा पाठ कर रहे हो, पुण्य कर्म कर रहे हो, शुभ कर्म कर रहे हो, जो कर रहे हो थोड़ा बहुत अंश दान भी कर रहे हो, गौ की सेवा कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, किसी की शादी ब्याह वहां पे सहयोग कर दे रहे हो, जो आपसे हो पा रहा आप कर रहे हो, तो आपको लग रहा है वो इकट्ठा नहीं होगा कभी? 100% इकट्ठा होगा। और जितने हमसे आपसे अशुभ कर्म हो रहे हैं वो भी इकट्ठा हो रहा है, और पूर्व में इकट्ठे हुए हैं तो उसका परिणाम आज है, आज जो इकट्ठा होगा उसका परिणाम कल होगा। तो हम यहाँ केवल भोगने नहीं आए हैं, बल्कि एक नया कर्म भी बिल्ड करने आए हैं, जो हमें हमारा अगला जन्म या ये जन्म बहुत अच्छा बना के दे सकते। समझ आ रही है कुछ बात? तो इसलिए अपने दिमाग से हटा देना कि केवल भोगने आए हैं, कि जो किस्मत में लिखा वही होगा। भाई किस्मत आप बनाने भी आए, हो सकता है आज ना बन पाए, क्योंकि आज पूर्व जन्म से बना हुआ है, और कल आज से बनेगा। तो आज जो बनाओगे वो उसका रंग कल दिखेगा। भाई आप बचपन से जब पढ़ना चालू करते हो, फिर 10th क्रॉस करते हो, 12th क्रॉस करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, लगे रहते हो 10-12 साल, किस लिए लगे रहते हो भाई? कभी तो अच्छा करियर बनेगा, कभी तो खड़े होंगे पैरों पे, कभी तो कमाएंगे। तो टाइम लगता है हर चीज में, तो वो टाइम साधना में कभी कभी लगता है, पूजा पाठ में भी लगता है, उनके रंग आने में समय लगता है, लेकिन आता जरूर है। क्लियर हो रही बात? समझ आ रही, पिक्चर क्लियर हो रही कुछ? तो ज्योतिषी का मतलब क्या है? हम वो चीजें देख पाते हैं जो उसके साथ होने वाली है, उसके लिए अवेयर भी कर पाते हैं, उसके लिए प्रिपेयर भी कर पाते हैं, उसके लिए सलाह भी दे पाते हैं, उसके लिए सचेत भी कर पाते हैं। और कुछ बहुत अशुभ अगर लगता है तो उसको सचेत भी कर पाते हैं, और उसको टालने के लिए कुछ उपाय भी बता, भाई महामृत्युंजय जब करना चालू कर दो, ये चीज का दान मत लेना, इसका दान करना चालू कर दो। मेरी बात समझ आ रहा हो? तो हम सब कुछ देख भी सकते हैं ज्योतिषी, उतना ही देख सकते हैं जितना भगवान दिखवाना चाहें, उससे ज्यादा नहीं देख सकते। इसलिए भगवान से जितनी निकटता एस्ट्रोलॉजर की बढ़ती है, वो उतना अच्छा देख पाता है और उतना अच्छा बता पाता है। राशियां क्या हैं? राशियों की आपने बात करी है, राशि को ऑन करते हैं कुछ ग्रह। जैसे 1 से 8 तक राशियां आप लिख लो अपने पास, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, जिनको एकदम बेसिक नहीं आता है, 1 से 8 तक लिख लिया। एक को 8 से मिला दो, एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ, रुको। याद कैसे होंगी ये, थोड़ा सा कर दे रहे हैं, बाकी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सपोज राशियां लिख दे रहे हैं, तो 1 नंबर राशि जिनको याद करना है ऐसे याद करना। ये हो गया।
उसके बाद हमने क्या किया, 1 नंबर राशि को 8 से मिला दिया, समझना केवल, ठीक है। 2 को 7 से मिला दिया, 3 को 6 से मिला दिया, 4 अलग हो गया और ये 5 अलग। ये जो 1 और 8 को मिलाया है, इसका स्वामी होता है मंगल, मार्स। तो अगर हम बोलेंगे भाई 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि का स्वामी कौन है, तो आप बोलोगे मार्स है, मंगल, ठीक है। क्लियर। 2 और 7 का स्वामी होता है शुक्र, वीनस या शुक्र। 3 और 6 का स्वामी होता है बुध, 4 का होता है चंद्रमा, मून, 5 का होता है सूर्य मतलब सन। यहाँ पे सन लिख दीजिए, यहाँ पे मून लिख दीजिए। क्लियर हो रही बात। तो 1 और 8 का स्वामी मंगल, 2 और 7 का स्वामी शुक्र, 3 और 6 का स्वामी बुध, 4 का स्वामी चंद्रमा और 5 का स्वामी सूर्य, ठीक है। ये हो गई 8 राशियां। उसके बाद फिर इसको 9 से 12 को मिला दो, और 10 को 11 से मिला दो। तो 9 और 12 का स्वामी होता है बृहस्पति, जुपिटर, और 10 और 11 का स्वामी होता है शनि मतलब सैटर्न। मित्रों, हमारे बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं और मैं चाहूंगा आप हमसे अगर लाइव कोई भी कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर लें। और मैं एक बात और बता रहा हूं, आप सबके लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हमने बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किया। इतना समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है उसकी बात आगे बताएंगे। क्लियर हो गई बात, अभी आपको समझ आ गया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामी मंगल है, 2 नंबर और 7 नंबर का स्वामी कौन है, शुक्र है। 3 नंबर और 6 नंबर का स्वामी कौन है, बुध है। 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा है, 5 नंबर का स्वामी सूर्य। बस इतना याद करना है, इससे ज्यादा नाम नहीं याद करना, लिख लेने हैं लेकिन, ठीक है, सीक्वेंस से लिख लीजिए। 1 नंबर राशि का मतलब मेष, इंग्लिश में उसको एरीज कहते हैं। 2 नंबर राशि मतलब वृषभ, इंग्लिश में उसको टॉरस कहते हैं। 3 नंबर राशि मिथुन, इंग्लिश में उसको जेमिनाई कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर राशि कर्क, उसको कैंसर कहते हैं। 5 नंबर राशि सिंह, उसको लियो कहते हैं। 6 नंबर राशि कन्या, वर्गो कहते हैं। 7 नंबर राशि तुला, इंग्लिश में उसको लिब्रा कहते हैं। 8 स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। 9 धनु राशि सेजिटेरियस। 10 मकर राशि कैप्रिकॉन। और 11 नंबर राशि को कुंभ राशि कहते हैं, एक्वारिस। और 12 नंबर राशि को मीन राशि कहते हैं, मीन मतलब पाइसेस। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया कुछ। राशियों को और डिटेल में समझने के लिए ग्रहों को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह के समझे बिना राशि समझ में नहीं आएगी। अब आपको पता हो गया 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि का स्वामी होता है मंगल, तो मंगल का बहुत सारा एसेंस 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि में भी आता है। राशि को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको भाव भी समझने पड़ेंगे। आपने बोल तो दिया राशि, आप में से बहुत लोगों ने, लेकिन एक राशि को समझने के लिए, एक राशि तब तक आपको जड़ से समझ में नहीं आएगी जब तक आपको ग्रह नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको भाव नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको नक्षत्र नहीं समझ में आएंगे, तब तक आप राशि नहीं समझ पाओगे। बात समझ आ रही कुछ। राशि किस हिसाब से काम करती है, राशि को समझने के लिए 4 चीजों को समझना पड़ता है। ग्रह को समझना पड़ता है, नक्षत्र को समझना पड़ता है, भाव को समझना पड़ता है, और एक फिर राशि की कुछ इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, उसको समझना पड़ता है, तब राशि समझ में आती है। क्लियर हो रही बात। राशि मतलब क्या, महंगी चीज, महंगी बात। इसलिए लोग भावों से बहुत फलित कर देते हैं, नक्षत्रों से बहुत फलित कर देते हैं, नक्षत्र से बहुत फलित कर देते हैं, भाव से बहुत फलित कर देते हैं। पूरे यूट्यूब भरा पड़ा है
राशि से फलित बहुत कम लोग कर पाते। उसके पीछे रीजन क्या है? वो एक पार्ट ही है उसका, केवल राशि। उसकी वो राशि को बहुत डिटेल में समझने के लिए आपको बहुत चीजें समझनी पड़ती हैं, तब राशि थोड़ी बहुत समझ में आती है। इंपॉर्टेंस बताऊं मैं थोड़ा राशि का क्या है? जब आपकी कभी मैच मेकिंग होती है ना, तो वहां नक्षत्र नहीं पूछे जाते, ग्रह नहीं पूछे जाते, ये तो बहुत बाद की चीजें हैं। राशि पूछी जाती है। पता है आपको? तो आपकी कौन सी राशि, वो ग्रह मैत्री डिसाइड करती है। राशि से ही ग्रह मैत्री मिलती है। पता है आपको कि नहीं पता है? और केवल ग्रह मैत्री मिल जाए तो ज्योतिषी कह देता है शादी कर सकते हो, कॉम्पैक्टिबिलिटी है। राशि अगर नहीं मिल रही है तो कॉम्पैक्टिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मतलब एक तरफ अष्टकूट मिलान का जो प्रोसेस है, उसमें नाड़ी भी ना मिले, नाड़ी नहीं मिलेगी तो क्या होगा ज्यादा ज्यादा, वैसे ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कोर्स में। नाड़ी, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है ना कि मतलब लोगों को क्लैरिटी नहीं है। बात समझ आ रही है? आपके पास कुंडली भी आएगी, जब प्रोफेशनल लेवल पे ज्योतिष करोगे तो बहुत कुछ आएगा। और केवल महंगी बात करने के लिए लोग नहीं आते, बहुत छोटी बात कर लेते हैं कभी कभी। अरे पूछ लेते हैं भाई हमारा बच्चा गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसका जरा बता दो क्या प्रिडिक्शंस है उसकी, तो नहीं पता होता है। मैक्सिमम केसेस में नहीं पता होता है हमें। और बातें ऐसी करते हैं कि हम तो 10,000 भाई साहब फीस लेते हैं, या हम तो 20,000 के नीचे उठते नहीं है, हमारे तो इतने सब्सक्राइबर हैं। और उनसे बोलो भाई, मैं, बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, जो हमेशा बातें मतलब जो जनरल बात है, उन पे ही बहुत क्लैरिटी नहीं है। क्या होता है जब राशि से बहुत बड़ा फलित होता है? राशि से क्या फलित होता है? आपकी ग्रह मैत्री राशि देख के डिसाइड होती है। और अगर ग्रह मैत्री नहीं मिलती है तो वो शादी चलती नहीं है। 99% 99% नहीं चलती है। अगर 1% किसी की चल रही है, उसके पीछे मैच मेकिंग जिम्मेदार हो जाती है। कुंडली बहुत अच्छी मिल गई तो विचार नहीं मिलते, अंडरस्टैंडिंग। और अगर चल भी रही है तो जरा उसके साथ बैठ के देखोगे तो पता चलेगा। ना तो शादी वाला कोई, मैक्सिमम केसेस में वो एसेंस ही नहीं मिलता, दोनों काट रहे हैं जिंदगी अपनी, दिखने में है चल रही बड़ी। ये ग्रह मैत्री है, ये राशि डिसाइड करती है। जब कुंडली मिलान होता है तो ग्रह भी देखे जाते हैं। बोला जाता है ना, लड़की का बृहस्पति देखो, लड़के का सूर्य देखो। जब कुंडली मिलान होती है तो नक्षत्र भी देखे जाते हैं। हमारे यहाँ जो नाम से कुंडली मिलाई जाती है, नाम नाम लेते हैं ना भाई, लड़के का क्या अक्षर है, लड़की का क्या अक्षर है, उतने से कुंडली मिलाते हैं तो नक्षत्र से पता चल जाता है। वो नक्षत्र और उसका चरण बता देता है कौन से अक्षर का नाम होगा। समझ आ रही बात कुछ? लेकिन उतने को भी अष्टकूट मिलान में, ज्योतिष में कुंडली मिलान नहीं बोला गया। अष्टकूट मिलान में, अष्टकूट मिलान में कुंडली मिलान ग्रह मैत्री को बोला गया। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? राशि की। और राशि इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। मेरे तो 4-5 साल चले गए केवल राशि को समझने में, सच बता रहा हूँ। केवल राशि समझने में बहुत समय चला गया। भाव बहुत आसान है समझना, ग्रह बहुत आसान है समझना, नक्षत्र बहुत आसान है समझना, राशि समझना आसान नहीं है। जिसको इस पे कमांड हो गई वो ज्योतिषी हो जाता है बहुत छोटी बात। अच्छा एक बात और बताओ आप, आज आप पेपर जब उठाते हो, न्यूज पेपर उठाते हो, तो क्या देखते हो? राशि तो देखते हो अपनी। जितने आप फलित देखते हो वो किस बिहाफ पे देखते हो? राशि के हिसाब से तो देखते हो भाई, मेरा राशि नक्षत्र, राशि कौन सी है मेरी, किसी की मेष राशि होती है, किसी की वृषभ राशि होती है, किसी की मिथुन राशि होती है। अगर इतना ज्यादा डिफाइन किया गया राशि को, इसका मतलब कुछ तो बड़ी बात है ना। ग्रह क्यों नहीं देखे जा रहे हैं? भाव क्यों नहीं देखे जा रहे? किस भाव में कौन सा ग्रह है वो क्यों नहीं देखा जा रहा है? चंद्रमा ही देखना है तो चंद्रमा कहाँ पे, वो क्यों नहीं देखा जा रहा है भाई? सूर्य की भी तो राशि होती है, उसको नहीं देखा जाता इतना ज्यादा। सूर्य राशि भी देखी जाती है मंथ की प्रिडिक्शंस के लिए, ईयर की प्रिडिक्शन के लिए जुपिटर की राशि देखी जाती है, लेकिन वहां भी राशि देखी जाती है। उसके बाद बहुत बातें देखी जाती। तो हम राशि को समझने के लिए पहले कुछ और भी समझेंगे, तब राशि तक जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो पहले ग्रह को समझो, ग्रह क्या है। तो मैं आपको बेस से पढ़ा रहा हूं, आप बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते मेरे से यहाँ पे कि हम आपको 1000 बातें बता देंगे, ठीक है? क्योंकि 1000 बातें हमने और भी कहीं बताई हैं, यूट्यूब में भी बताई हैं, और भी हमारे कोर्सेज है उसमें भी बताई हैं, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा है ना ये, इसका। और एक बात बताएं आपको, अगर लग रहा हो मेरे को आता है तो भी आपको आता नहीं है कुछ। आता है तो प्यास खत्म हो जाती है, जब आने लगता है तो प्यास खत्म हो जाती है। भाई आपका पेट भरा है तो भूखे क्यों हो? तो आपने, आपका पेट भरा हो भूखे क्यों भाई? यहाँ क्या कर रहे हो फिर, क्यों कोर्स लिया? समझने वाली बात है ना। तो इसलिए ये मत समझना ये सब तो मेरे को आती हैं ये बातें, मेरे को, मैं तो चौथी क्लास से आऊंगा, मैं तो 5वीं क्लास में आऊंगा जब सर कुछ हैवी पढ़ा रहे होंगे। अरे हैवी कुछ है ही नहीं, सब बहुत छोटा है। बेसिक का मतलब ही यही है। अच्छा मैं एक बार बताऊं आपको, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ये बैच। वैसे जो लेवल है हमारा, वैसे एडवांस का ही लेवल है, हम तो मास्टरी तक जाते हैं, रिसर्च तक जाते हैं। मजा, मैं इसको एंजॉय करता हूँ थोड़ा सा, इसीलिए फीस कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? मेरे को भी मजा आ रहा है।
और एक बात बताएं, ज्योतिषी बनने के लिए जो पैरामीटर्स आप यहाँ सीखोगे ना, वो आगे तक काम आएगा। ये ऐसे वीपन्स हैं जो आपका हमेशा, क्योंकि ज्योतिष कभी भी ऊपर ऊपर से फलित नहीं होता कभी भी। जो फलित होता है, डीप एंड फलित होता है, वो हमेशा रूट से होता है, बेस से होता है। छोटी छोटी चीजें ही मल्टीपल होती चली जाती हैं। महंगी चीजें समझ में नहीं आती, किताबें समझ में ही नहीं आएंगी आपके, आएंगी क्या समझ में? उठा लो कोई बुक, नहीं समझ में आएगी आपको। लेकिन एक आसान भाषा में समझा दिया जाए, प्यार से समझा दिया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ज्योतिष, वो भी पराशरी ज्योतिष कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, इसके लिए पेशेंस चाहिए बहुत। ये पेशेंस की साइंस है। जल्दीबाजी है तो केपी कर लो, लाल किताब कर लो। और एक ये पेशेंस की साइंस है, और एक बीएनएन पेशेंस की साइंस। दो साइंस बहुत पेशेंस मांगती हैं आपसे, इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। लेकिन जिनके समझ में आ जाती हैं एक बार, वो फिर राजा बन जाता है। मतलब एक बात बना, ये खुद से समझ में आती है। कैसे समझ में? ये डेडिकेशन देखती है साइंसेस। दो साइंस ऐसी हैं जो आपका डेडिकेशन देखती है, और उन दोनों का बहुत बड़े हमारे ऋषियों से संबंध है। जैसे पराशरी ज्योतिष है, पराशर ऋषि के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो आप? हाँ में से कोई जानता है तो बताएं। थोड़ा बहुत कोई जानता हो? वशिष्ठ का नाम सुना है आपने? वेद व्यास के पिता हैं, जिन्होंने भागवत लिखी है, उनके पिताजी हैं पराशर जी। वशिष्ठ का नाम सुना है आपने? कौन थे? भगवान श्री राम के कुल पुरोहित, उनके पोते हैं ये। मतलब जिनके बाबा भगवान श्री राम के कुल गुरु रहे हों, जिसके पिताजी ने भागवत जैसा ग्रंथ लिखा और गणेश जी को प्रकट करके लिखवाया हो। गणेश जी ने लिखा है ना पूरी भागवत, सुना है आपने? तो क्या सामान्य संत रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष लिखी है? इनकी ये समझ में नहीं आ सकते जल्दी तो इनकी लिखी हुई बातें समझ में आएंगी? कब समझ में आएंगी? ये कृपा कर दें तो समझ में आ जाएगी। भृगु ऋषि का नाम सुने हो? भृगु ऋषि, उनके बारे में थोड़ा पढ़ना, सर्च करना। भगवान श्री कृष्ण को भगवान नारायण तक को पद प्रहार कर दिया। मतलब उनकी निकटता जो थी, शिव से भी थी, नारायण से भी थी। ब्रह्मा के पुत्र बोले जाते हैं भृगु ऋषि जी। और भगवान नारायण के छाती पे लात मारा था उन्होंने जाके। ये बात अलग है कि उसके पीछे नियत थी कुछ और थी, नियत कुछ और था। नियत मारने का नहीं था, नियत केवल उनको पॉपुलैरिटी देने का था। लेकिन है हमारी आपकी औकात, हम तो पैर छूते घूम रहे हैं भगवान के। उतनी सामर्थ्य है कि हमारे आपके पास नहीं है, चाहिए भी नहीं। पहली बात तो समझ रहे हो आप? तो ये और जितने शास्त्र हैं, छोटे मोटे जितने इधर उधर के शास्त्र, छोटा मोटा कोई नहीं, सब बड़े हैं। जब बीएनएन कैसे लिखी गई है, उसमें भृगु संहिता और नागेश्वर जी की नंदी नाड़ी, इन दोनों को मिला के भृगु नंदी नाड़ी लिखी गई है, जिसको आप बीएनएन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भृगु ऋषि का बहुत बड़ा एसेंस है, भृगु संहिता का बहुत बड़ा मतलब उसमें एसेंस आता है। ऐसे पराशर जी के बारे में भी समझा आपने, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी, पराशर ऋषि की। बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। तो दो मोटी बात बता दी, भगवान श्री राम के जो कुलगुरु रहे हों, जिनके दादा जो वेद व्यास जी ने, जिन्होंने भागवत लिखी हो, और भगवान मतलब वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के और पुत्र बोले जाते हैं। और दूसरी बात, गणेश जी को प्रकट करवा के लिखवाई उन्होंने। कहा मतलब गणेश जी को कहा चेला बन जाओ, लिखो बैठ के आओ। उनके पुत्र पराशर ऋषि, जिन्होंने ज्योतिष जैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे। तो इतनी जल्दी तो ये शास्त्र नहीं समझ में आएगा, कृपा से समझ में आएगा, पेशेंस से समझ में आएगा, समर्पण से समझ में आएगा। और जब समझ आएगा तो इतना समझ में आएगा कि मतलब फिर आपके हाथ से कोई ज्योतिषी कोई भी ग्रंथ बचेगा नहीं। और उन्हीं की कृपा से थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करेंगे इन सेशंस में, जो शायद आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और आपको किताबों से हटा देगा। क्योंकि ज्योतिषी हमेशा कैलकुलेशंस करता है, वो पढ़ता नहीं है, वो तो किताबें लिखना जानता है। ज्योतिष कभी किताबें पढ़ने से नहीं आ सकती। ज्योतिष अगर आपको आएगी तो अपना मेंटल डेवलप करने के बाद आएगी। जब तक आपका मेंटल डेवलप नहीं होगा तब तक ज्योतिष नहीं आएगी। क्योंकि ज्योतिष को समझना, ज्योतिषी की बुक्स को समझना जब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक ये नहीं समझ में आएगा जो अब 16 दिन आप देने वाले हो, 16 क्लासेस जो आप लेने वाले, इसके बाद सब पढ़ोगे, सब समझ आएगी। तो क्या है ज्योतिष? ज्योतिष कृपा से समझ में आएगी, वो भी पराशरी ज्योतिष मुख्य रूप से। ठीक है, उसके पहले आपको प्लेनेट समझना है, ग्रह समझना है। ग्रह क्या है? सूर्य को समझो पहले, क्या है सूर्य? भगवान सूर्य, जिनको हम रोज प्रणाम करते हैं, एक ऐसे देवता जो हमें रोज दिखते हैं। गणेश जी के बाद जिनको दूसरे नंबर पे जिनका ध्यान किया जाता है मैक्सिमम केसेस में, वो भगवान सूर्य ही है। समझ गए? वो भी कई परंपराएं हैं, जिस हम परंपरा में हम हैं उसमें फिर सूर्य का नंबर आता है, फिर नारायण का नंबर आता है, फिर शिव का नंबर आता है, फिर दुर्गा का नंबर आता है, और फिर जाके आपके इष्ट का नंबर आता है। और जो पंचदेव हैं उनमें सूर्य भगवान भी एक देव में आते हैं। पंचदेव में जो हम कोई भी छोटी मोटी पूजा करेंगे उसमें सूर्य की पूजा होती ही होती है। बात समझ आ रही है?
तो सूर्य क्या है? सूर्य को आप और अगर समझो डिटेल में तो आपके पिता को सूर्य बोला जाता है, मतलब जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ। जन्म देने वाली तो माँ होती है, लेकिन जो गर्भाधान संस्कार का प्रोसेस है, जो आपके भीतर डेवलपमेंट्स स्टार्ट करवाते हैं, जो प्राण को निमंत्रण करते हैं कि भाई प्राण आ जाए, प्राण सत्ता आ जाए, उस वो सामर्थ्य केवल वीर्य में है। पिता की वजह से हमारा आपका जन्म होता है, इसलिए सूर्य को पिता बोला जाता है। अगर आपने अपने पिता को समझ लिया तो सूर्य समझ में आ गया। आप व्यवहारिकता की बात करें, सूर्य मत समझो, पिताजी को समझ लो। अच्छा, पिताजी को सबसे बुरा कब लगता है? आप उनकी बात काटो और वो कहते हैं हम जो कहें वो होना चाहिए, भले आप हार मान के चले जाओ, रोने लगो कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो बात अलग है। जो करेक्टरिस्टिक्स बाप की हैं, पिता की हैं, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स सूर्य की हैं। क्या क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य आपकी सोल है, जिसको आत्मा कहते हैं। सूर्य कौन है? आपके पिता हैं। जिसका सूर्य बहुत खराब होता है उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो आपका पुत्र होगा वो सूर्य की वजह से ही होगा। इसलिए जब मैक्सिमम केसेस में बोल दिया जाता है भाई आपके पुत्र नहीं होगा, आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो अब आप किसी के पास जाओगे, पितृदोष क्या करता है? पितृदोष किससे? फिर पुत्र नहीं होता है। सुना है आपने? कहावत नहीं सुनी है क्या? भाई ऐसा दोष लग गया, पितृदोष हो गया। भाई सबसे पापी ग्रह माना जाता है राहु, और पुत्र का कारक ग्रह माना जाता है सूर्य। दोनों एक साथ आके बैठ गए, या कुछ और कॉम्बिनेशन होते हैं, बताएंगे आगे आपको पितृदोष कैसे देखा जाता है। तो सारे कॉम्बिनेशन वेरी कर गए। अब बोल दिया भाई सूर्य खराब हो गया, मतलब पितृदोष एक शब्द है केवल, लेकिन उसके पीछे एसेंस क्या है? सूर्य पीड़ित हो गया। बात समझ आ रही है? एक्चुअली ज्योतिष की जो भाषा है वो कॉम्प्लिकेटेड है, एसेंस बहुत आसान है, बहुत सरल है। अब बोल दिया गज केसरी योग, अब घूम रहे हो मांगलिक दोष, अब घूम रहे हो आप, बुद्धि खराब है, क्या मांगलिक दोष है? अच्छा एक बात बताएं, कभी भी ज्योतिषी जो साइंस है, 8th हाउस की साइंस है ये। किसकी साइंस है? 8th हाउस की। अच्छा ये बताओ, कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो तो अभी कैंसर की रिपोर्ट लेने जाओ तो पता नहीं क्या क्या लिखा होता है उसमें, इंग्लिश में लिखा होता है, हमारे आपके समझ में ही नहीं आता। वो डॉक्टर से समझता, कभी नहीं बताता इस टाइप का कैंसर है आपको, बताता है कभी? वो बस आपको शुद्ध भाषा में बता देता, भाई आपको ये तकलीफ है, ये हो गया, ये कर लो। कि वो एक वो कठिन शब्द बोलता है क्या जो किसी रोग में लिखे जाते हैं? रिपोर्ट कभी देखी है आपने अपनी? कभी छोटी मोटी कोई चीज होगी, ऐसी कोई चीज लिखी होगी कि मतलब आप आपके पढ़ने में भी नहीं आएगी वो चीज। वो रिपोर्ट केवल कौन पढ़ता है? डॉक्टर पढ़ता है। और डॉक्टर कभी नहीं बताता आपको ये हुआ, वो नाम लेता है कभी? किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर का एक प्रॉपर एक नाम है। क्या नाम है बताइए, टाइप करिए, जो डॉक्टरी लैंग्वेज में यूज होता है। वो तो ऑन्कोलॉजी तो वो है, मतलब वो तो डॉक्टर होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। कार्सिनोमा, यस, कार्सिनोमा ये कैंसर का नाम है। और इसमें भी दो टाइप के कैंसर होते हैं, एक होता है मेटास्टेटिस कैंसर, समझ रहे हैं आप? तो डॉक्टर कभी बोलता है कि आपको कार्सिनोमा है, फिर मेटास्टेटिस कार्सिनोमा है, ये ऐसा कुछ बोलता है क्या? कभी भी कुछ नहीं बोलता। वो क्या कहता है, भाई आपको गांठ हो गई है। आपको गांठ बोलेगा, आपके रिश्तेदार को बुलाएगा जो कहेगा भाई आपके साथ किसके आओ, उसको बुलाएगा, वो कहेगा भाई आपको ऐसे ऐसे हो गया है, इसका ऑपरेशन होगा। क्या पेशेंट्स को कभी पेशेंट को बताता है जल्दी? क्या वो चीज बताता है जो बताने लायक है? वो तो नहीं बताता है ना। डर, अगर वो ये देखता है झेल भी नहीं पाएगा तो उसको नहीं बताता है कभी भी। और सर्जन बताता है मैक्सिमम केसेस में ये सब चीजें। छोटे मोटे डॉक्टर तो फिजिशियन नहीं बताते ना ये सब बातें, वो तो सर्जन बताएगा। कितनी बात बताता है पेशेंट को, फिर उनके रिश्तेदार को कितनी बात बताता है, और जब देखता है हाँ कोई बहुत अच्छे से झेल सकता है तो उसको बताता है। भाई लाइफ स्पैन भी कम है, साल 6 महीना चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी ज्योतिषी पा कुंडली लेके चले जाओ, मांगलिक ठीक है, इतने जटिल जटिल नाम, उसके बाद पितृदोष, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? विश्व कन्या योग। अरे भैया तुमको किसने कह दिया ये बताने के लिए क्लाइंट को? आप उसको, अब वो रिपोर्टें लेके भाग रहा है इधर एस्ट्रोटॉक जा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है। समझ आ रही है कुछ बात की नहीं समझ आ रही है? तो कभी भी अब जब आप एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हो, ज्योतिषी बनने जा रहे हो, अरे हाँ काल सर्पदोष, ठीक है। अब वो परेशान हो, इतने जटिल जटिल शब्द। खैर हमारा बढ़ता है उससे हमारा बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब इधर उधर से भटक के आदमी आता है तो ही अच्छा पैसा कहीं खर्चा करता है ना। एक अच्छी दुकान में आदमी कब जाता है? जब इधर उधर चीजें सही नहीं मिल रही होती है। तो कहने का मतलब क्या है? तो इतने हैवी हैवी शब्द बोले जाते हैं वो बेचारा उसकी सांसें उखड़ गई हैं। क्या हो गया भैया, मांगलिक दोष क्या होता है? अब बता दिया मांगलिक लड़के से साथ। अरे 70% लोग मांगलिक हैं पूरी पृथ्वी पे, 70% लोग मांगलिक हैं। तो ये आपका पेरिमीटर, मैं कभी नहीं बताता, मैंने आज तक नहीं बोला कोई मांगलिक है, मैंने आज तक नहीं बोला तुम्हारी कुंडली पितृदोष है, मैं आज तक बोलता ही नहीं हूँ। मेरे मुंह से आज तक नहीं निकला है तुम्हारी कुंडली में काल सर्प दोष है।
अच्छा, जितने अच्छे हैं वो इन सब बातों पे ध्यान ही नहीं देते, वो बस उनका सिंपल फंडा है, भाई जो होना है वो बताओ, फालतू का रायता मत फैलाओ, समय भी बर्बाद करो। समझ आ रही बात आपको? अब जब आप ज्योतिष पढ़ोगे तो इन हैवी शब्दों को अपने आप समझ लोगे कि भाई ये योग कैसे बना, ये योग कैसे बना, ये योग कैसे बना, और बस उनके नाम है, और उनके लिए पूरी एक एक किताब पढ़ते हो, पितृदोष क्या है, और वो पितृदोष का चैप्टर 10 मिनट का है, उससे भी कम का है, 5 मिनट में पूरा पितृदोष समझ में आ जाएगा। और एक पितृदोष समझ में आया तो उसके साथ साथ 7 दोष और समझ में आ जाएंगे, 6 दोष, हो गई सारी कहानी। अब देख तो पंच महापुरुष योग, हंस योग कैसे देखते हैं, शश योग कैसे देखते हैं, हमारी कुंडली में तो गुरु जी शश योग है, हमारी कुंडली में तो पित्त वो हो गया, हंस नामक पंच महापुरुष योग है, हमारी कुंडली में तो गज केसरी योग है। अरे 50 से 60% कुंडलियों में गज केसरी योग है। नहीं होता है। उनको इंटरप्ट कैसे करते हैं, कब वो अच्छे रिजल्ट देती हैं, कब रिजल्ट नहीं देती हैं, ये भी आप पढ़ोगे। तो ये जो पढ़ोगे ना पूरा, तो आपको एक अच्छी जो किताबें आप ज्योतिष की पढ़ते हो, ये 16 क्लासेस में सब कवर हो जाएगा आपका सब कुछ। तो सबसे पहले सूर्य को समझो, और सूर्य को समझने से पहले पिताजी को समझो। सो सूर्य क्या है, सोल है, आपके फादर है, ऑथोरिटेटिव नेचर है सूर्य का, इगोस्टिक नेचर है। और एक एसेंस बता दे सूर्य का, सूर्य का एसेंस है, जब आप बहुत परेशानी में होते हो तो जो आपको उस परेशानी से, कष्ट से, संकट से निकालता है वो है सूर्य। जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होता है, उनके ऊपर कितनी भी विपदाएं आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, समाधान आगे पीछे घूमते रहते हैं। जिनका सूर्य खराब हो जाता है, बात समझ आ गई, तो करोड़ों रुपए भी खर्चा कर दोगे तो भी आपके काम नहीं बनेंगे। सूर्य है जो आपको काम बनाता है, सूर्य है जो आपको क्रिएटिविटी देता है, सूर्य है जो आपके सामने समाधान लेके आता है। इट्स अ सन। अच्छा, सूर्य को भी समझने के लिए पहले भाव को समझना पड़ेगा और अच्छे से। किसी भी ग्रह को, मैं एक बात बताता हूँ, ज्योतिष में 4 से 5 चीजें हैं जो एक दूसरे के बहुत डिपेंडेंट है। अगर वो चीजें बहुत तरीके से समझ में आ गई तो आपको पूरा ज्योतिष समझ में आ जाए। मेरा प्रयास आपको समझाने का है, ना कि पढ़ाने का। क्योंकि अगर वो एसेंस आपने पकड़ लिया, जो पकड़ पकड़ के कोई भी अच्छा ज्योतिषी बन गया है, तो आपका एस्ट्रोलॉजी आ गई। और अगर मोटी मोटी बातें बता दी गई, डॉक्यूमेंटेड टाइप की बात, समझ गए कि अब आपको एक एक पीडीएफ रोज दे दिया जा रहा है, रटाया जा रहा है, तो ज्योतिष नहीं आएगी। उससे कनेक्ट होती है एक दूसरे से चीजें। और अगर भाव समझ में आया तो ग्रह समझ आ जाएंगे, भाव समझ में आ गए राशियां समझ में आ जाएंगी, राशियां समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा। और सब समझने के लिए सब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हम ग्रहों तक ही रखेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम भाव को स्टार्ट करेंगे, हाउसेस को, ठीक है। तो आप सबने पहले बोला राशि, राशि का भी संबंध है प्लेनेट से, ठीक है। और राशि जब समझ में आएगी उससे भी पहले आपको नक्षत्र समझने पड़ेंगे। मतलब मैं आपको राशि सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। लास्ट का मतलब दूसरी तीसरी चौथी क्लास में, ये आप समझ लो। पहले हाउसेस पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, फिर प्लैनेट्स पढ़ाएंगे, थोड़े बहुत नक्षत्र पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको थोड़ी बहुत। सूर्य क्या है, आपका सोल है, सूर्य आपका पिता है, सूर्य क्या है, सॉल्यूशंस है, सूर्य क्या है, आपका बेटा भी है, मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड भी सूर्य होता है। सूर्य आपके सॉल्यूशंस है। सूर्य को देख करके इष्ट देवता का भी निर्धारण होता है। तो जिसका सूर्य बहुत अच्छा होता है वो बहुत स्पिरिचुअल होता है, मतलब ईश्वर के निकटता आपकी कितनी है ये सन भी वेरी करता है, ठीक है। समझ आ गई बात? और कुछ बोले तो अथॉरिटेटिव नेचर है पॉजिटिव में, थोड़ा इगोस्टिक नेचर भी है। समझ आ रही बात? थोड़ा सा इगोस्टिक नेचर भी है। मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा चीजें बताऊंगा, जब सब बता देंगे फिर एक बार आपकी क्लास लेंगे, तब आपको और डिटेल में बताएंगे, तब बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है चंद्रमा। इतना ही समझो, बहुत समझने की जरूरत नहीं है। आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, ठीक है। उसमें राशि भाव सब थोड़े बहुत दिखे रहेंगे आपको। उसके बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, आपकी माता है, माँ है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा माँ के साथ साथ जो पहली बेटी होती है वो भी चंद्रमा होता है। इसलिए बहुत बार बोल दिया जाता है कि जब लड़की देखने कोई जाता है तो बोलता है भाई एक बार माँ को देख लो, माँ समझ में आ गई तो बेटी जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और लड़की कुछ घर में लफड़ा कर दे, सास को हड़का दे, ननद का कॉलर पकड़ ले, तो कहते भाई इसकी माँ भी तो ऐसी रही है। होता है कि नहीं होता है? बताओ। भाई इसकी माँ भी ऐसी रही है तभी तो इसके अंदर इतना है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बताइए। इसलिए जो बेटी होती है पहली बेटी वो चंद्रमा होती है।
चंद्रमा का पूरा करेक्टर माँ की तरह, इसलिए माँ बहुत केयर करती है, तो चंद्रमा के पास केयर भी है, प्राइमरी एजुकेशन भी आपकी चंद्रमा है, आपका एनवायरनमेंट भी चंद्रमा है, आपका जो मन है वो है चंद्रमा। जब आप ज्योतिष करते हो तो 3 कुंडली पे काम करते हो। एक करते हो लगन कुंडली पे काम। लगन कुंडली क्या करती है? आपका फिजिकल स्टेमिना बताती है। बहुत ध्यान से, D1 चार्ट क्या बताता है? फिजिकल स्टेमिना। क्लियर? चंद्रमा क्या बताता है? चंद्र कुंडली देखी जाती है, हम कहते नहीं चंद्र कुंडली भी देखो। चंद्र कुंडली क्या बताती है? मेंटेलिटी या मेंटल, मन में कोई चीज है कि नहीं है, मतलब शरीर बहुत मजबूत है लेकिन मन से कुछ करना नहीं चाहते हो, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। शरीर है तैयार, मन तैयार नहीं है, तो इसलिए मन भी देखा जाता है चंद्र कुंडली। फिर एक बात आती है सन कुंडली, सूर्य कुंडली भी देखी जाती है। सूर्य कुंडली क्या बताती है? जिसके लिए शरीर तैयार है, जिसके लिए मन तैयार है, क्या उसके लिए नियति तैयार है कि नहीं है? नियति, सोल पर्पस। आप इस पृथ्वी पर केवल खाने पीने, घूमने, शादी ब्याह करने, लड़के बच्चे पालने, इसी के लिए नहीं आए हो। एक आपको सोल पर्पस दिया गया है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हो, उसके बाद वो डिपार्टमेंट आ जाता है जिसको सोल पर्पस कहते हैं। क्योंकि शनि को पहले पकड़ते हो, अपना प्रोफेशन बनाओ, सही करो। शनि का पिता कौन है? सूर्य। जब अपना सब बना लिया, अपना लड़के बच्चों की शादी कर दी या उनकी व्यवस्था कर दी, पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, रिश्तेदारों की व्यवस्था कर दी, घर परिवार की व्यवस्था कर दी, सारी व्यवस्था करने के बाद और एक बेसिक रिक्वायरमेंट जब सबकी पूरी हो गई है, तो फिर आपको जो आपके दायित्व हैं, जो प्राकृतिक दायित्व हैं, जिसके लिए जन्म लिए हो, वो भी फुलफिल करना होता है। इसीलिए मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, लाल किताब में बता देना बहुत सारे ऋण। ये भी आपके कर्तव्य कर्म है। केवल ये नहीं कि बच्चों के लिए बहुत बड़ी एफडी करके जाएंगे, 7 जन्म 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करेंगे, तो आपने एक ही दो चीजें, एक आध दो लाइबिलिटी आपने पूरी करी है। ऐसी 7 8 10 लाइबिलिटी लेके आता है व्यक्ति। सोशल एनवायरनमेंट का भी ऋण होता है, नेचर का भी ऋण होता है, प्रकृति का ऋण होता है। भाई आपने यहाँ पे रह के सूर्य को लिया है, चंद्रमा की किरणों को यूज में लिया है, पानी पिया है, हवा ली है, सांसें ली हैं, लिए नहीं लिए हैं, उन दो तो आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। बट आप अगर सक्सेसफुल हुए तो आपको इनके लिए भी सोचना है। इसको प्रकृति ऋण बोलते हैं। देव ऋण भी हैं कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है वो केवल आपने प्राप्त नहीं किया, वो देवताओं की कृपा से भी आपको मिला है। इसलिए जब ये साइंस कोई समझता है बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको अपनी औकात पता चल जाती है कि जो कुछ में हम है, मैं तो कुछ नहीं। बात समझ आ रही है आपको? एक देव ऋण भी होता है, उसके लिए भी जप कराए जाते हैं, यज्ञ कराए जाते हैं, अनुष्ठान कराए जाते हैं, पंडितों के पीछे भागा जाता है उसके लिए। भाई बताइए अब क्या पूजा करा लें? तो कभी कभी जाते हो जब समय खराब होता है तब पूजा कराते हो। जो समझदार लोग हैं वो जैसे उनके पास पैसा आता है कि भाई कुछ करा लेते हैं थोड़ा बहुत, देवताओं का भी हिस्सा निकले। और देव ऋण तब पूरा होगा जब देवता कृपा करें आपके ऊपर। बात समझ आ रही है आपको? तो चंद्रमा क्या है? चंद्र कुंडली भी देखी जाती है, सूर्य कुंडली भी देखी जाती है और लगन कुंडली भी देखी जाती है। इन तीनों को मिलाने वाला एक चार्ट होता है। इन तीनों को एक कुंडली बोलते हैं। उस कुंडली को क्या बोलते हैं? आप में से किसी को पता है? मैसेज करिए। ये तीनों एक कुंडली में पाई जाती हैं। उस कुंडली को क्या कहते हैं? कौन सा चक्र कहते हैं? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र देखने के बाद ही हम एग्जैक्ट अब देखो क्या होता है जब किसी का करियर बताना है, सपोज थोड़ी देर समझो, तो उसका बॉडी टाइप भी होना चाहिए। मान लो किसी को आपने कहा मार्केटिंग का काम करो, लेकिन उसको मार्केट में जाना पसंद ही नहीं है या जा ही नहीं सकता है। भाई उसको बरसात नहीं झेल सकता। भाई मार्केटिंग के काम के लिए सर्दी गर्मी बरसात नींद सब झेलनी पड़ती है ना। रात में 11 बजे क्लाइंट बुलाएगा तब भी जाना पड़ेगा। तो बॉडी क्या फेवर कर रही है, शरीर क्या फेवर कर रहा है, शरीर क्या उसके लिए प्रिपेयर है? तो कुंडली में देखा गया यस प्रिपेयर है। फिर आपने देखा मन क्या प्रिपेयर है, मन भी तो प्रिपेयर होना चाहिए। तो आपने कुंडली में देखा हाँ चंद्र कुंडली इसको सपोर्ट करते हुए दिख रही, यस। फिर कहा भाई सोल पर्पस है कि नहीं है? नहीं तो बहुत लंबा तब तक तो सुनो पहली बात। कुछ लोग क्या होते हैं, कोई चीज स्टार्ट करते हैं, ये एसेंस मैं आपको बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का एसेंस, जहां पे आप फेल होते हो। तो ये साइंस जो आप पढ़ने जा रहे हो सकता है किसी का ज्योतिष करो ना करो, आपकी अपनी तो मेंटल क्लियरेंस हो जाएगी कि मेरे को क्या करना है लाइफ में। कोई भी काम आप देखते हो, या तो कोई व्यक्ति बहुत स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद महीने 2 महीने 4 महीना बाद छोड़ दिया। कोई काम स्टार्ट किया, एक लेवल पे आने के बाद छोड़ दिया, यार नहीं करेंगे, अब उब गए। जहां सोल पर्पस आ जाएगा ना वहां उब सकते ही नहीं। बिना सोल पर्पस के आए
कोई काम लंबे समय तक ना चलेगा, ना टिकेगा, ना उससे दूसरों का भला होगा। इसलिए सूर्य कुंडली भी देखी जाती है, सुदर्शन चक्र बोलते हैं उसको। इसको कैसे रीड करते हैं वो भी पढ़ा देंगे, इसी में पढ़ा देंगे आपको। वो एडवांस का पार्ट नहीं है, बेसिक का पार्ट। बात समझ आ रही है? कुछ थोड़ा बहुत बुद्धि में जा रहा है? चंद्र कुंडली क्यों देखते हैं? मन तैयार है कि नहीं किसी भी चीज के लिए। कभी कभी क्या होता है, बॉडी बहुत अच्छी है, शरीर बहुत अच्छा है, सुंदर है, व्यक्ति कह रहा है मैं शादी नहीं करूंगा, मन तैयार नहीं है विवाह के लिए, है कि नहीं है? मन तैयार नहीं है, मन रेडी नहीं है उसके लिए। अच्छा, अब जब मांगलिक मांगलिक कोई देखता है तो हम कहते हैं भाई D1 चार्ट से केवल देखो, और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अब लोग कहते हैं भाई चंद्र कुंडली से भी देखेंगे, मैं कहता हूं चंद्र कुंडली से देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? जब गुस्सा शरीर से होगा, मतलब जब तक मारपीट नहीं होगी, बाल पकड़ के घसीटा नहीं जा रहा है एक दूसरे को, पुलिस कोर्ट कचहरी थाना नहीं कराया जा रहा है। मार्स का डिपार्टमेंट फिजिक्स तक ही है, मन तक नहीं है उसका डिपार्टमेंट। मन से अगर कोई गुस्से में तो बना रहे ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर किसी ने चाकू उठा के मार ही दिया, किसी का मर्डर ही कर दिया, तो दिक्कत है कि नहीं है? सर पकड़ा और धर के रगड़ दिया, दीवार में भेड़ दिया, तो दिक्कत है। और यही सब चीजें होती, यही सब जाहिलता होती जब मंगल किसी का होता है। कोई मांगलिक होता है, दूसरा मांगलिक नहीं होता है, तो एक फिजिकल कंपैक्टिबिलिटी भी नहीं मिलती है, एक मेंटल कंपैक्टिबिलिटी भी नहीं मिलती है, और एक दूसरे को, मतलब जब भी मंगल किसी का डिस्टर्ब होगा, दोनों चार्ट में अगर मंगल सही नहीं होगा, जिसको मांगलिक बोल दिया जाता है, तो एक दूसरे जिसका मंगल ज्यादा होगा वो चढ़ा रहेगा, गुस्सा करेगा, छोटी छोटी बातों में परेशान करेगा, इरिटेट करेगा। इसलिए होता है भाई दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों मांगलिक हो जाए, और दूसरा सहता रहेगा पूरी जिंदगी। कभी लड़की बहुत तेज मिल जाती, कभी लड़का बहुत तेज मिल जाता है, इसीलिए बोलते हैं भाई मांगलिक देख के शादी करो, ताकि दोनों एक दूसरे को, अगर आंख दिखा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को दिखाएं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो कभी भी मांगलिक दोष चंद्र कुंडली में नहीं देखा जाता, कभी भी मांगलिक दोष सूर्य कुंडली में नहीं देखा जाता। केवल D1 चार्ट तक ही मांगलिक दोष है। उसके आगे अगर आप देख रहे हो तो आप मूर्खता कर रहे हो। कोई जरूरत नहीं, मैं कोई बात बोलता हूँ जवाबदेही के साथ बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि बोल दिया। और सब आप तो आजकल एस्ट्रोसेज से कुंडली मिलाते हो, ठीक है, तो उसमें मांग चंद्र कुंडली से भी मांगलिक बता देता है वो, तो उसमें नीचे एक नोट भी लिख के आ जाता है, ज्योतिषी का मार्गदर्शन जरूर ले लें। ठीक है, ऐप भी बता रही है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं इसीलिए, मेरे को दो चार स्टूडेंट मेरे आगे करे सर अब तो सब एआई कर देगा, अब तो सारी प्रिडिक्शन हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई, जब कोई हारा हुआ बैठा होता है, क्या एआई उसको संभाल सकता है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है डिसीजन कैसे लें, तो क्या वो मोटिवेशन एआई दे सकता है? बताओ आप लोग। वो तो 50 उपाय ला के रख देगा आपके सामने, उनमें से कौन सा उपाय तुम्हारे लिए, क्या वो एआई बताएगा? बॉडी टाइप तुम्हारा कौन सा सूट करेगा, वो उपाय क्या एआई बताएगा? और मैंने अभी आपको एक चीज बताई है, क्या बताई? भाई किसी को अगर करियर काउंसलिंग भी करनी है तो बहुत चीजें देखनी है कि भाई, अब 50 ऑप्शन होते हैं, 50 में से ज्योतिषी कहता है एक चीज ये पकड़ लो, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। वो क्या करता है, चंद्र कुंडली भी देखेगा, सूर्य कुंडली भी देखेगा, D1 चार्ट भी देखेगा, D10 चार्ट भी देखेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अष्टक वर्ग भी होता है, वो सब एडवांस का पार्ट है, अभी का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जब किसी को प्रिडिक्शन दी जाती है उसमें भी बहुत कुछ देखा जाता है, किसी को पूजा पाठ रिकमेंड करी जाती है उसमें भी बहुत कुछ देखा जाता है, किसी की काउंसलिंग करी जाती है तो उसमें भी बहुत कुछ देखा जाता है। ऐसे थोड़ी है कि मतलब कोई इमोशनल व्यक्ति है तो उसको फायर नेचर से आप नहीं कर सकते, उसको इमोशनल वे में ही आपको खुद को डालना पड़ेगा। ये चंद्रमा है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आती, मैं बोल रहा हूँ ना, ज्योतिष जब तक पढ़ रहे हो तब तक मरकरी है, जिस दिन वो ज्योतिष पकेगा वो चंद्रमा बन जाएगा तुरंत। सबकॉन्शियसली प्रिडिक्शंस होती हैं जिसको इंट्यूशन स्किल्स बोलते हैं। चेंजमेंट तुरंत होता है, क्लाइंट के हिसाब से आपकी टोन बदल जाती है, जैसा आपके सामने क्लाइंट होगा उसी तरीके की टोन होगी आपकी। अगर वो प्रेम भाषा समझने वाला है तो प्रेम से आंसर करना है, तेज समझने वाला तेज वाला करना है, पीठ थपथपाने वाला पीठ थपथपाना है। और कभी कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मिलते, तो चिल्ला भी देना है। मैं बताऊं, मैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स को डांट के भगा देता हूँ, और डांट देता हूँ, काम हो जाता है उनका। क्योंकि वही जोन चाहिए ना वहां पे, वो एक्टिव होगा ही नहीं जब तक वो ऐसी सिचुएशन या ऐसी बातें आप उसको बोल नहीं दोगे। और कभी कभी होती है ना, कुछ शब्द चुभ जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे योग होते हैं कि जब तक माँ बाप घर से बाहर तुम्हें ना करते हैं, बेदखल ना करते हैं, तुम्हारे लात ना मार दे, तब तक तुम्हारी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। बात समझ गए? जैसे ही वो तुम्हारे साथ जाति करेंगे वैसे ही तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये भी चीजें देखी जाती, जब आपको पराशरी आएगी इतनी चीजें देखोगे, फ्लेक्सिबल कैसे होना है। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ काउंसलिंग, आर्ट ऑफ प्रिडिक्शन, समझ गए? आर्ट ऑफ कंसल्टेंसी।
ये एक्सपीरियंस से आती है, ऐसे नहीं आती। इसलिए किस जोन में जाना है, मून के जोन में जाना है, ताकि, क्योंकि मरकरी क्या है, मरकरी मेंटल वाला आदमी है ना, वो बुद्धिमान आदमी है, दिमाग वाला आदमी है। किसी को सॉल्यूशंस, किसी को कंसल्टेंसी, किसी को प्रेडिक्शंस दिमाग से नहीं दी जाती, साइकोलॉजी से दी जाती है। वो है मून। वो कितना एक्सेप्ट कर पाएगा, कैसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर पाएगा, किस प्रकार से एक्सेप्ट कर पाएगा, किस तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगा। अब उसकी बॉडी टाइप नहीं है बैठ के पूजा करने वाली, देख लिया आपने कि भाई ये मेडिटेशन नहीं कर पाएगा, मंत्र नहीं कर पाएगा, ये कौन सा व्यक्ति है, यात्रा वाला व्यक्ति है, इसको बोलो भाई परिक्रमा करके आओ, परिक्रमा बहुत अच्छी कर लेगा। किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आओ, बहुत बढ़िया कर लेगा। उसमें भी कौन सी पूजा करेगा, कौन सा मंत्र जप करेगा, कौन सी आरती पढ़ेगा, बहुत कुछ होता है ज्योतिष में। और ये जब सुदर्शन चक्र पे कमांड हो जाती है तो बहुत जल्दी कर लेते हो, बहुत इजी हो जाता है आपके। समझ आ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है आपके थोड़ा बहुत। चंद्रमा क्या है, आपका मन है। चंद्रमा क्या है, आप जो भी आपकी जरूरतें हैं वो सब चंद्रमा है। जितनी आपकी जरूरत है वो सब कुछ चंद्रमा है। खाना जरूरी है, और जितना शरीर के लिए जरूरी है उतना खाना चंद्रमा है, उससे ज्यादा खाना फिर वो और ग्रहों पर डिपेंडेंसी है उनकी। ये हर एक व्यक्ति की अपनी खुराक है, एक डाइट है हर व्यक्ति की। उतना खाएगा, उतना जितनी शरीर की रिक्वायरमेंट है उतना ही खाएगा वो। एक लेबर 15 रोटी खा के पचा सकता है, एक ऑफिस में काम करने वाला 2 रोटी पचाना मुश्किल है उसके। समझ आ रही है बात। चंद्रमा क्या है, किसी की जरूरत कुछ है, किसी की जरूरत कुछ है, उतना जितना जरूरत है चंद्रमा। आपकी जितनी आवश्यकताएं हैं वो सब चंद्रमा। समझ आ गई बात। जरूरतें, आवश्यकताएं। और फिर चंद्र, देखो सूर्य की 2 पत्नियां मानी गई हैं, एक चंद्रमा मानी गई है और एक शुक्र भी माना गया। शुक्र के साथ शादी नहीं हुई है, लेकिन सूर्य पसंद बहुत करता है। जैसे राजा दशरथ की 2 पत्नियां थी, 3 पत्नियां थी, जिसमें कैकेयी को वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, तो ये वीनस जो है वो कैकेयी की तरीके से है सूर्य के लिए। वह गुस्सा भी सबसे ज्यादा करता है, नाराज भी सबसे ज्यादा करता है, रेपुटेशन भी नहीं देता है शुक्र को। अर्धांगिनी का सिंबल नहीं लगा शुक्र के साथ, समझ गए। लेकिन प्रेम सबसे ज्यादा शुक्र के पास है। जब परेशान होता है तो शुक्र के पास भागता है सूर्य। अच्छा, उसी के घर में जाके नीच का भी हो जाता है। 7 नंबर राशि में सूर्य जाके नीच भी हो जाता है। अब दुनिया के ज्योतिषी बोलते हैं भाई आपका तो सूर्य नीच का हो गया है, आप तो फेम नहीं मिलेगा, यही बोलते हैं ना। इस समय कौन ऐसा एक्टर है जिसका इंडिया में ग्लोबल नाम है, प्रभास नाम है ना उसका। उसका सूर्य नीच का पड़ा है कुंडली में, वो राज कर रहा है। पूरा वर्ल्ड जानता है प्रभास को। जानता नहीं जानता। तो सूर्य नीच का भी लेके बैठा, इसी को बोलते हैं नीच भंग राजयोग। कोई ग्रह नीच का होके भी बहुत बड़े राजयोग बना देता है। उसको कैसे चेक करते हैं वो भी आपके इसी पार्ट में। मतलब एक बात बताएं, जो अन्य ज्योतिषियों के एडवांस कोर्सेस में आप पढ़ते हो, जो चीजें जो बातें वो हम इसी में पढ़ा देंगे आप। और इस तरीके से पढ़ा देंगे कि कॉन्शियस नहीं पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं, सब कॉन्शियस पढ़ा रहे हैं। वो बात बस पचा लेना मतलब भर की अपने। तो आज की क्लास केवल थोड़ा इंट्रोडक्शन करने के लिए है। अब ग्रहों को जब समझ रहे हो तो चंद्रमा समझे थोड़ा बहुत। तो थोड़ा अभी चंद्रमा के बाद सारे ग्रह समझाते हैं, उससे पहले एक और चीज समझ लो। सूर्य को राजा बोला जाता है। ये जो एक पूरा 9 ग्रहों का डिपार्टमेंट है उसमें सूर्य को बोला जाता है राजा। राजा कौन है, सूर्य। अब इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा ग्रह के बारे में। चंद्रमा को बोला जाता है रानी, सूर्य की पत्नी रानी है। चंद्रमा कौन है, रानी है। ठीक है, समझ आ गई बात। ये समझ में आ गया जिस दिन, ये जैसे ही समझ में आएगा वैसे उच्च नहीं समझ में आ जाएगा। शुक्र कौन है, सूर्य की अविवाहित पत्नी शुक्र है, ऐसा बोला जाता है साइंस में। ठीक है, समझने के लिए। बुध कौन है, पुत्र है, इसलिए चंद्रमा इसकी मां हो जाती है बुध की। जुपिटर कौन है, कुलगुरु मान लो। शनि कौन है, सर्वेंट्स हैं। भाई राजा है तो उसका नौकर भी चाकर भी होगा ना, तभी तो वो राजा है। मंगल कौन है, सेनापति है। राहु कौन है, अटैकर्स, जिनसे खतरा है हमेशा राजा को। और केतु कौन है, रिलीजियस लोग, साधु संत, जिनको मतलब ही नहीं है राजा से। केतु। गणित समझ में आई थोड़ी। चंद्रमा कौन है, रानी है। और चंद्रमा का जब मैं एट्रीब्यूट बता रहा था तो मैंने आपको बताया जितनी जरूरत है, जितनी आपकी आवश्यकता है। हम एक शब्द एक का आपने सुना होगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथ ना भूखा जाए। किसके लिए, चंद्रमा के लिए है। ये मेंटालिटी तब डेवलप होती है जब चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाता है किसी का। चंद्रमा आपकी प्यास है, और आपके अंदर कितनी प्यास होगी, कितनी भूख होगी, ये हमेशा चंद्रमा। लोग कहते हैं अरे
कर तो लिया, भूख ही नहीं है लोगों को, मेरे को कुछ कामयाब भी होना है, विवाह करने जा रहे हैं तो प्रेम भी देना है, प्रेम लेना है, कुछ भूख ही नहीं है जीवन में, तो चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तो भूख खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको खिलाने के लिए कभी कभी माँ भूखी भी रहती है, घर में कुछ कम हो गया हो तो वो कभी वो एक रोटी में संतोष कर लेगी, लेकिन आपको, आपने कहा कि मेरे को सब्जी अच्छी लग रही है तो मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। और ये हमेशा पुत्र के केस में होता है, सास के लिए तो नहीं है वो सुविधा। खत्म है, अब कल बनाएंगे या अभी फिर से बना देंगे तब खाइएगा दोबारा, बच्चे के लिए है ये सुविधा केवल, पति के लिए भी नहीं है, जोमेटो कर लो। ठीक है आज के टाइम पे, लेकिन बच्चे के लिए है सुविधा, अगर बच्चे ने बोल दिया कि मेरे को ये चीज पसंद है तो अपने हिस्से का भी दे देगी। अच्छा, जितने भी मूवमेंट दिखाए गए मूवीज में, चीजों में, आज जितना आपने देखा तो सब बच्चों के लिए माँ कर रही है, पति के लिए, सास के लिए, ननद के लिए नहीं कर रही है, कर रही है क्या। तो चंद्रमा क्या, प्यास है। मैं देखो बियॉन्ड द साइंस जा रहा हूं समझाने के लिए केवल आपको कि और क्या क्या चीजें होती, क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी भी चीज को प्राप्त करने की भूख है, इसका मतलब चंद्रमा अच्छा है। जिस दिन वो भूख मर गई, चंद्रमा डिस्टर्ब, किसी भी चीज को भूख, ये प्राप्त करना है, ये मिलना ही चाहिए, ऐसा होना ही है मुझे, ये प्राप्त ही करना है मुझे, मेरी लाइफ स्टाइल ये होगी, बात समझ आ रही है। जितनी भी चीजें आपकी भूख में आती हैं, और जब भूख लगती है सब काम छूट जाते हैं, कभी कभी पूजा पाठ छूट जाता है, तो यहां तक बोल दिया गया है, यहां तक कभी कभी बोल दिया जाता है, भजन मतलब बोला जाता है ना, भूख पेट भूखे अगर आप हो तो आप भजन भी नहीं कर पाओगे, पूजा पाठ भी आप नहीं कर पाओगे। समझ आ रही है बात। चंद्रमा क्या है, भूख है आपकी। सूर्य क्या है, सॉल्यूशंस हैं आपके। एक शब्द आपने सुना होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड। जैसे ही संकट आया, जैसे ही समस्या आई, जैसे ही कोई कष्ट आया, आपका दिमाग तुरंत सॉल्यूशन की तरफ अगर भाग रहा है तो सूर्य आपका सही है। समझ आ गई बात। आप एक आप एक हाईवे पे चढ़े और आपने देखा बहुत बड़ा जाम लगा है, अब आप खड़े हो चुपचाप 4 घंटे के जाम में, ठीक है, और जैसे ही आप पहुंचे, आपकी गाड़ी लगी, दूर से ही आपने ऑब्जर्व कर लिया कितना लंबा जाम है, कहाँ तक जाम है, और एक दो इधर उधर पूछ लिया कि भैया क्यों जाम हुआ, पता चला ये कारण, आपको जैसे ही पता चला आप समझ गए, आपने ऑब्जर्व किया 5 घंटे लग जाएंगे यहाँ जाम में। तो ऑल्टरनेटिव वे क्या है इसका, तुरंत गूगल डाला, या आप अगर लोकल में कहीं रहते हो तो आपको तुरंत अल्टरनेटिव वे पड़ा, आपने गाड़ी घुमाई और आप उस अल्टरनेटिव वे से निकल गए, ये सूर्य है। और आप खड़े हो 5 घंटे, फिर गाली भी दे रहे हो, अभी तक पुलिस नहीं आई, अभी तक तो गाड़ी हट जानी चाहिए थी, ये क्यों मेट्रो का काम चल रहा है, क्यों हाईवे बन रहा है, मेरी बात समझ आ रहा हो, इसका मतलब क्या है, नोटिस कर लो, सूर्य खराब है, डिस्टर्ब है सूर्य आप। सूर्य कहता है रास्ता दूसरा कौन सा है, यहां तो प्रॉब्लम है, यहां तो समस्या है, यहां तो कष्ट है, यहां तो तकलीफ है, ऑल्टरनेटिव वे क्या है, इसका ऑप्शन क्या है। इसलिए जो बहुत स्टेटस वाले लोग हैं आजकल, उनको सेकंड ऑप्शन पे जाने पे, स्विच होने पे टाइम नहीं लग रहा है, औरत चेंज करनी तुरंत, टाइम नहीं लग रहा, दूसरी तीसरी शादी कर ले रहा है लॉन मस्क अभी तक। वो कह रहा भाई तू सही नहीं है, डिस्टर्ब कर रही है, मुझे भी खुद भी डिस्टर्ब हो रही है, चलो ऑल्टरनेटिव वे क्या है, इनको हटाइए तुरंत, साइड करिए। बिल गेट्स मातम नहीं बनाया है कोई, मतलब वैसा कुछ नहीं कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, नो, जाओ दूसरी कर लेंगे। बात समझ आ रही है आपको कुछ। टॉप वाले जो लोग हैं वो हमेशा ऑप्शन ढूंढ देते हैं, तुरंत ढूंढते हैं, वो कहते हैं हम किसी के पीछे, हमें समय नहीं बर्बाद करना है अपना। वैसे एक बात बताएं, समय का संबंध तो, टाइम पंचुअलिटी का संबंध तो शनि से है, लेकिन समय का संबंध सूर्य से है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सन के पास ही है। सूर्य 1 लाख साल बाद कितने बज के कितने मिनट पे कितने सेकंड पे निकलेगा, वो आज भी कैलकुलेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, आज भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसलिए जो अपना बहुत समय आज की डेट में बर्बाद कर रहे हैं, उनका सूर्य बहुत खराब होता चला जाता है। जिनको पता नहीं है मेरे को लाइफ में क्या करना है, सोल पर्पस नहीं पता है, उनका सूर्य डिस्टर्ब होता चला जाता है या डिस्टर्ब है। प्रॉब्लम आते ही आपका दिमाग वहां से निकलने के लिए, चुनौतियों से दूर होने के लिए वर्क नहीं करता, आप स्टक हो जाते हो, सूर्य खराब है। क्लियर हो गई बात। और जिसका सूर्य स्ट्रांग होता है, वो क्या कहता है, यार 1 लाख लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, सीट कितनी है, 10, उसमें पहली रैंक मेरी होगी, ये एटीट्यूड होता है सन का। तो राजा ऐसे थोड़ी कोई बनता है, राजा बनना फिर राजा बने रहना ये छोटी बात है क्या, सामान्य बात है। उसमें भी चक्रवर्ती सम्राट बन जाना, जो पहले के रूप में होता था, भगवान श्री राम ने किया था ना, उसके लिए घोड़े छोड़ दिए थे कि जो पकड़ेगा युद्ध के लिए पकड़े और उससे हम युद्ध करेंगे। उसमें भी चक्रवर्ती सम्राट बनना, कितना बड़ा सूर्य चाहिए उसके लिए। बिना सूर्य के आपको ना तो पद प्राप्त होगा, ना स्टेटस मिलेगा, ना आप पूजनीय बनेंगे, ना लोग आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि लोग आपके पास कब जुड़ेंगे, लीडरशिप नेचर सूर्य देता है। आप लीडर किसको मानते हो,
जिनसे आपके काम बने, वो लीडर है ना। जो आप पे डिपेंडेंसी रखे हैं वो लीडर थोड़ी है। जिनके पास सॉल्यूशंस हो, समाधान हो, और इसी बिहाफ पे तो वोट मांगने आता है आपके यहाँ का कोई भी विधायक या कोई भी चुनाव होता है, क्या बोलता है, रोड बनवा देंगे पहले हैंडपंप लगवा देंगे, ये करवा देंगे, नाला साफ करा देंगे। बहन जी एक बार बस फोन करना मुझे, समाधान के नाम पे ही तो वोट देते हो, सॉल्यूशंस के नाम पे तो वोट देते हो यार, हमारी रोड सही हो जाएगी। अगली बार अगर वो काम करके नहीं आया तो नहीं देते हो वोट, यार तुमने कुछ किया ही नहीं हमारे यहाँ के। सॉल्यूशंस के लिए वोट देते हो ना। सॉल्यूशंस कहाँ है? सूर्य के पास। और जितने लोग सूर्य से जुड़े हुए लोग हैं उन सब के पास सॉल्यूशंस हैं। अगर हैं तो अच्छा चल रहा, नहीं है तो खत्म है। एक आईएएस ऑफिसर कब रिमांड में ले लिया जाता है? आईएएस बनने के लिए सूर्य स्ट्रांग चाहिए। कब रिमांड में? भाई तुमसे एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल रहा है, छोड़ दो, तुम रिजाइन दे दो, यही तो बोला जाता है ना। तुमसे क्यों उसको लाइन हाजिर कर लिया जाता है? डीएम इतनी बड़ी जॉब है, उसके बाद भी विधायक आगे हड़का के चला जा रहा है, सांसद हड़का के चला जा रहा है, मंत्री हड़का के चला जा रहा है। कब हड़का के जा रहा है, कब नहीं जा रहा है? कब वो हड़का रहा है? वो तब हड़का रहा है जब वो हित का काम कर रहा है, उससे सबकी हालत खराब हो रही है। कब उसको लोग हड़का के जा रहे हैं? जैसे ही सॉल्यूशंस वे में उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। और यही सब चीजें देखी जाती हैं इंटरव्यू के टाइम पे, कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है, आपके सामने कोई सिचुएशन डाली गई, आप उसका आंसर कैसे कर रहे हैं। यही टेस्ट होता है वहां। इतना तो आपके अंदर गट्स है, इतनी तो आपकी लर्निंग है, इतनी तो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसी के बिहाफ पे तो आपने पहले प्रीलिम्स निकाला, फिर मेंस निकाला। वो वहां पे आपकी एजुकेशन की बात नहीं हो रही, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक किया जा रहा है, साइकोलॉजी चेक करी जा रही है, करी जा रही नहीं करी जा रही। सोल्यूशंस सन, जरूरतें मून, भूख चंद्रमा, क्लियर। मार्स, मंगल को समझो क्या है मंगल, तो माँ भी है बहन भी है चंद्रमा, ठीक है। आपकी यात्राएं भी चंद्रमा है, चेंजेस चंद्रमा है, कोई परिवर्तन आप कर रहे हो तो चंद्रमा आता है वहां पे। मंगल क्या है? मंगल आपका सबसे पहले है भाई। अच्छा, एक बात और बताएं आपको, रावण ने सबसे पहले अपना मंगल खराब किया, हनुमान जी मंगल हैं, उन्हीं से भिड़ गए जाके। अच्छा, हनुमान जी ने ये कैसे बता दिया तुम्हारा मंगल खराब हो रहा है? अक्षय कुमार के भाई को उड़ा दिया पहले ही। भाई का ही तो बदला लेने के लिए आया था, जब उसको बंदी बना के लेके गया हनुमान जी को। अक्षय कुमार को जाते ही मारा ना हनुमान जी ने, पहले बोला पहले अक्षय कुमार को मारेंगे। और उनको पकड़ने के लिए कौन आया? मेघनाथ आया, फिर उसने ब्रह्मपाश चला दी, तो हनुमान जी बच के चले गए। सबसे पहले डिस्टर्ब क्या हुआ? मंगल ही तो डिस्टर्ब हुआ, मेघनाथ का। मंगल क्या है? मंगल आपके, अगर एक कॉमन भाषा में बोली जाए, आपको मंगल की क्या जरूरत है सबसे ज्यादा, क्यों मंगल को समझना है, और मंगल आपके कितने मतलब का है। आप जितने एक्शंस लेते हो वो सब मार्स। हम लोग के दिमाग में हमेशा एक बात आती है, यार ये चीज हम कर नहीं पा रहे, मन में चल रहा है कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, ट्राई नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं यार एटलीस्ट प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। तो कोशिश कहाँ से आ रहा है? कोशिश मतलब मार्स, जो आप प्रयास करते हो, जो आप एक्शंस लेते हो, वो सब मंगल। बात समझ आ रही? तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एटलीस्ट को रिजल्ट आए ना आए, लेकिन मार्स को एक्टिव करके रखते हैं। तो मंगल आपका छोटा भाई है, आपके एक्शंस मार्स हैं, प्रॉपर्टी मार्स है। कौन सी प्रॉपर्टी? स्टेबल प्रॉपर्टीज, जमीन जायदाद, मंगल है। वैसे मैंने एक बहुत बड़ी बात सूर्य के लिए बोल दी कि आपको अगर कोई समाधान देगा तो वो सूर्य देगा, मार्स भी आपको सोल्यूशन देता है। मार्स कब सोल्यूशन देता है और सूर्य कब सोल्यूशन देता है, दोनों के सोल्यूशंस में अंतर है। मार्स जब आपको समाधान देगा, मार्स के मंगल के माध्यम से जब समाधान होगा तो कोई सपोर्ट में आ जाएगा आपकी, कि आप करो, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपसे नहीं होगा तो हम करवा देंगे। नोन में कोई होता है आपके लिए खड़ा तो वहां मंगल आ जाता है, और जब अननोन में आपके लिए कोई खड़ा हो जाए वहां पे सूर्य होगा। पता भी नहीं चला और आपका काम हो गया, भगवान खड़े हो जाए, ईश्वर खड़ा हो जाए, उसकी बुद्धि बदल जाए, उसका मन बदल जाए, वही आदमी जो आपका काम करने के लिए मना कर रहा था वही आदमी आपके लिए खड़ा हो जाए, आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाए, ये सूर्य है। मंगल आपके एक्शंस हैं, मंगल आपकी प्रॉपर्टीज है, मंगल छोटा भाई है, मंगल आपके एफर्ट्स हैं, आपके प्रयास है। मंगल रिजल्ट आए ना आए, आप ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, मंगल। और प्रयास सफल हो गया तो वो शनि में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मंगल उच्च का हो जाता है शनि में जाके। इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जो आप करना चाहते हो उसके लिए ट्राई करते रहो, प्रयास करते रहो। बिना प्रयास के कुछ नहीं होता है, अटेम्प्ट करिए। तो आज से ही अपना मंगल एक्टिव कर लो। ज्योतिष पढ़ रहे हो, मंगाओ कुंडलियां, करो 1 घंटे काम। और ये बैठ के काम करना तो बुध एक्टिव है, सामने किसी को बिठा देना,
और वो आपको मार के भी जाए दो चार तमाचे, ठीक है, लड़के भी जाए, क्या उल्टी सीधी बात बोल रहा भाई तू, मेरे अंदर नहीं है ये सब। होता है ना कभी कभी, जब आप उल्टी सीधी कोई प्रेडिक्शन कर दो, आप बोल दो ये हो जाएगा, तो फोन करके लड़ता भी है क्लाइंट आपसे, ये क्यों बोल दिया भैया आपने, ये तो गलत बोल दिया था। ये है मंगल। तो मंगल कब एक्टिव होगा? अकेले कर रहे हो तो मंगल एक्टिव नहीं है, भीड़ में कर रहे हो, लोगों के बीच में कर रहे हो, और हर चीज हिलने के लिए तैयार हो तो मंगल। हाँ, जब वो चीज बहुत डिसिप्लिन वे में होने लग जाती है, तब वो शनि होता है, जिसको हम प्रोफेशन बोलते हैं, करियर बोलते हैं। भाई आज आप सपोज आपका मन हुआ कि हम बैडमिंटन खेलेंगे, और अभी जब आप नया नया क्रिकेट आपने ज्वाइन करना चालू किया, नया नया क्रिकेट खेलने का आपका कीड़ा काटा कि भैया हम तो क्रिकेट खेलेंगे, चले गए क्रिकेट खेलने के लिए, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, खूब बढ़िया खेल रहे हैं। अब आप कह रहे हो नहीं मेरे को इस क्रिकेट में मजा आ रहा है, अब मेरे को करियर बनाना है इसमें। तो जब बात केवल हॉबी की थी, बात जब प्रयास की, अच्छा तब तक क्लियर भी नहीं हो रहा है जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो तब तक क्लियर नहीं हो रहा है। क्रिकेट खेलते खेलते क्लियर हो गया यार, इसमें तो मेरा बड़ा मन लग रहा है, मैं तो 5-6 घंटे 10 घंटे भी खेल सकता हूँ। तो आपने कहा मेरे को अब क्रिकेट में करियर बनाना है, और जैसे ही आपके ब्रेन में क्लिक हुई ये बात कि मेरे को इसमें करियर बनाना है, वैसे ही अब आपको ट्रेनर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, चीजें चाहिए। अब वैसे नहीं होंगे कि आप खड़े होकर खेल रहे हो, अब पूरा डिसिप्लिन वे में होगा, आपकी डाइट तक डिसाइड होगी। अब पहले तो केवल खेल रहे थे, किसी भी बॉल पे कुछ भी मार दे रहे थे, अब ट्रेनर आएगा, वो आपको बताएगा ये बॉल ऐसे गिरेगी तो इतना बड़ा शॉट पड़ेगा, ये बॉल ऐसे जाएगी तो इतना बड़ा शॉट पड़ेगा, ये बॉल ऐसे जाएगी तो किसको रोकना है, किस में सिक्स मारना है, कौन सी नो बॉल होती है, वो तो पहले ही थोड़ा बहुत पता होगा। लेकिन अब आप जब आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हो मार्स, जब आप एक डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस कर रहे हो सैटर्न, शनि, और फिर वो प्रोफेशन में तब्दील होता है। इसलिए केवल ज्योतिष करनी है तो कभी भी कर लो। हम हमेशा एक बात बोलते हैं, और ये बात बड़े लोग बोलते हैं और बहुत महंगी बात है, कि पूजा भी हमेशा डिसिप्लिन में होनी चाहिए। अगर रिजल्ट चाहिए तो 15 मिनट करो, एट द टाइम करो, भले आप शाम का 6 बजे का नियम बनाओ, नियम ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब वो रिजल्टेंट में जाएगी। कर्म कब कटेंगे? शनि जब एक्टिव होगा ना। शनि कब एक्टिव होगा? जब वो चीज डिसिप्लिन वे में होगी, समय पे होगी। कभी तुम 6 बजे अगर घंटी बजा के पूरा घर उठा दे रहे हो, कभी 12 बजे रात में हनुमान चालीसा पढ़ने का मन हो रहा है, तो आप शनि को एक्टिव नहीं कर रहे हो, मार्स को एक्टिव कर रहे हो। केवल पाप नहीं कट रहे उससे, रिजल्ट नहीं आएगा। मंगल कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देता, मंगल आपको किसी चीज का टेस्ट करवाता है, चख देता है, वो चखा देगा, मजा दे देगा, उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने का काम मार्स का हो। भाई आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, आप सारे ऑप्शंस की तरफ एक एक बार भाग गए, देख के आ गए, फिर आपने खुद को बैठा ऑब्जर्व किया कि मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ है, मैं कहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहा हूँ। आपने कहा भाई इस चीज में कर रहा है, अब इसमें मेरे को करियर बनाना है। जब करियर बनेगा तो डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस होगी अब आपकी। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में करियर बनाना है तो एस्ट्रोलॉजी में डिसिप्लिन वे में करना पड़ेगा। कितने बजे पढ़ने का टाइम है, कितने बजे क्लास लेने का टाइम है, कितने बजे प्रैक्टिस करने का टाइम है, कितने बजे चार्ट देखने का टाइम है, और कितने बजे प्रिडिक्शंस करने का टाइम है। ये डिसिप्लिन है। ऑफिस का जो टाइम होता है ना, 8 घंटे क्या क्या करने वाले हो, वही फिर डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ता है, तब शनि एक्टिव होता है। तो मंगल और शनि में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो काम केवल किया जा रहा है बिना किसी मानसिकता के, वो मंगल है। बिना किसी परिणाम की अपेक्षा में जब कोई काम किया जाता है केवल मजे के लिए, फन के लिए, मौज मस्ती के लिए, वो मंगल है। इंटरेस्ट के लिए मंगल है। जब किसी चीज का रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए, तो वो फिर शनि है। समझ आ गई बात? इसलिए शनि में और मार्स में बहुत स्लाइटली भेद है, मरकरी और मून में बहुत स्लाइटली भेद है। सुपर सबसे अच्छा इंटेलिजेंट योग जानते हो कौन सा बनता है? मरकरी मून का। चंद्रमा के साथ अगर बुध बैठा है, इससे अच्छा एजुकेशन का योग नहीं बनता, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में भी रहते हैं एक टाइम तक। मंगल और शनि समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? देखो प्लेनेट को ऐसे थोथी भाषा में समझना, क्योंकि देखो ये समझ के करने क्या वाले हो, कोई ऐसे तो सुनने वाला है नहीं। भाई आदमी कहेगा ना भाई मंगल क्या करता है, मंगल तो थोड़ा बताओ, मंगल करेगा क्या मेरे लिए। मंगल जब सही हो जाएगा किसी का, तो प्रयास सफल होने लग जाते हैं। मंगल जब किसी का खराब हो जाता है, तो जहां भी हाथ डालता है वहां असफलता मिलती है। जब आपके पास क्लाइंट आया है कि मैं यहाँ मैंने किया, ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, यहाँ गया, यहाँ सर मारा, आपको उतने से समझ में आ गया यार इसके मंगल की क्या पोजीशन है। आप समझ में आया कुछ? अब आपने छोटा सा क्वेश्चन किया, भाई से कैसे संबंध है तुम्हारे? नहीं बनती सर, डिस्प्यूट चल रहा है। प्रश्न क्या किया? मेरे एफर्ट्स वर्क नहीं कर रहा है, पहुंच कहां गए? भाई के पास। कारक है ना मंगल।
अब क्या हो गया, एक स्लाइड कंफर्मेशन मिल गया, भाई से अच्छे संबंध नहीं है, फिर क्या है, जरा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, इसका मतलब और अंग मंगल पिटा है। अच्छा, किसी के साथ मारपीट हुई है, कोई केस हो गया, कोई डिसीज हो गया, हाँ सर थोड़ा बहुत चलता रहता है, अब और कंफर्म हो गया, मार्क्स खराब। अब आप घूम फिर के, तो तीन चीजें होती है पराशरी ज्योतिष में जब आप पढ़ते हो, एक होता है भाव, एक होता है कारक, और एक होता है स्वामी। जब कारक पिटा हुआ होता है तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। फिर आपको एक बात समझ में आ गई भाई, अब आपको समझ आ गया, प्रयास साथ नहीं दे रहा है, मतलब मंगल में प्रॉब्लम है। अब प्रयास का भाव कौन सा होता है, थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस की क्या पोजीशन है, बात समझ आ रही है आपके दिमाग में? एफर्ट्स का हाउस होता है थर्ड, पढ़ोगे अभी आगे आ जाएगा समझ में। मैं आज की डेट में आपको केवल ब्रीफ कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा नहीं रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी समझा रहा हूँ केवल। फिर आपने कहा हाँ थर्ड हाउस, उसको कौन कौन देख रहा है, इट्स अ वे ऑफ पराशरी। हाँ मंगल खराब, ठीक, कहाँ गया, नीच हो गया, किसके साथ बैठा, पापी ग्रह के साथ बैठा, कौन देख रहा है, पापी ग्रह, शत्रु ग्रह देख रहा, शत्रु राशि में बैठा, खराब। फिर आपने भाई थर्ड हाउस की क्या पोजीशन है, थर्ड हाउस भी पिटा, शनि बैठ गया, राहु केतु बैठ गया। एक शब्द आपने सुना होगा पाप कर्तरी, वो हाउस पाप कर्तरी में चला गया, ये भी बताएंगे, ये बेसिक का पार्ट है, सब एडवांस का पार्ट नहीं है, ये एडवांस में पढ़ाया जा रहा है आपको। अब फिर एडवांस में क्या पढ़ा रहा है पता नहीं, क्या पढ़ा रहा है एडवांस में, उसके बाद भी आपको एडवांस पढ़ना पड़ रहा है दो चार जगह और। तो जो बेसिक का डिपार्टमेंट है वो 6 महीना आपको एडवांस में पढ़ाया जा रहा है आजकल, जो ट्रेंड चल रहा है ज्योतिष पढ़ाने का। अब आपने देखा कि भाई थर्ड हाउस में कोई पापी ग्रह बैठा है, या थर्ड हाउस पाप कर्तरी में चला गया, इसको कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान तरीका बता देंगे आगे आप। फिर आपने कहा भैया मंगल भी पिटा है, थर्ड हाउस भी पिटा है, अब आपका ध्यान गया भाई थर्ड लॉर्ड की क्या पोजीशन है, वो कहाँ गया है। तो थर्ड लॉर्ड, हमें किसी भी भाव का लॉर्ड हमेशा सोर्स बनता है, लिख लो, किसी भी भाव का लॉर्ड सोर्स बनता है। कोई भी भाव, जिस भाव की बात हो रही है, भाई तीन चीजें होंगी, भारत भाव कारक स्वामी। तो स्वामी क्या करेगा, किसी भाव का स्वामी क्या करता है, वो सोर्स बनता है, माध्यम बनता है वो। सेवंथ लॉर्ड कुंडली में जहां बैठा होगा, वो आपके लिए रिश्ता लेके आएंगे। सोर्स ऑफ मैरिज क्या है, कहां से पता चलता है, इस भाव का स्वामी कहां बैठा है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना सेवंथ लॉर्ड देखो, उसी दिशा में शादी होगी, बोलते हैं ना जो अच्छी, सेवंथ लॉर्ड देखिए, सेवंथ लॉर्ड जिस राशि में बैठेगा उस दिशा में शादी होगी, मतलब सोर्स क्या है, माध्यम क्या है, ये आपका किसी भाव का स्वामी बताता है। भाव क्या बताता है, भाव रिजल्ट बताता है। जब ये बात आपके सामने आएगी कि शादी होगी कि नहीं होगी, फिर सेवंथ हाउस देखना पड़ेगा, करियर सेटल होगा कि नहीं होगा, 10th हाउस देखना पड़ेगा, सोर्स क्या होगा, माध्यम क्या होगा, यूपीएससी के थ्रू जाएंगे, आईटी क्रैक करके जाएंगे, भटक के जाएंगे, किसी के जुगाड़ से जाएंगे, नकल वकल करके जाएंगे, घूस दे के जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, बात समझ आ रही है, पहले पढ़ के जाएंगे कि पढ़ने के बाद बन जाएंगे, भगवान जाने। माध्यम ये बनता है हाउस लॉर्ड, हाउस बनता है रिजल्ट, तकदीर में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है। फिर होता है एक शब्द होता है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, जब वो घटना हो गई उसके बाद क्या, अब शादी तो हो गई आपकी, अब शादी अच्छी चलेगी, खराब चलेगी, बढ़िया चलेगी, अच्छी चलेगी, वो मारेगी, तुम मारोगे, ये क्वालिटी ऑफ रिजल्ट है। ये कौन बताएगा, कारक, उस भाव का जो कारक होता है वो बताता है। जैसे सेवंथ हाउस का अगर कोई मेल है तो वीनस कारक होता है, और अगर कोई फीमेल है शादी के कॉन्टेक्स्ट में तो जुपिटर कारक होता है। अगर जुपिटर किसी स्त्री का खराब होगा तो उसकी मैरिड लाइफ खराब होती है, शादी होती है लेकिन मैरिड लाइफ खराब होती है। सेवंथ हाउस खराब होता है तो शादी ही नहीं होती है, और जब सेवंथ लॉर्ड खराब होता है तो रिश्ते नहीं आते हैं, संबंध नहीं समझ में आते। कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, तीन तीन बातें हैं, भाव स्वामी, उनका डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको, भाव क्या करता है, कारक क्या करता है, और स्वामी क्या करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी पराशरी का समझा जाता है। समझ आ गई बात, क्लियर। अब मंगल में क्या है, मंगल में आपके मंगल हो गया, ठीक है। अब शनि को देखो, शनि आपका लोकेशन, शनि आपके कर्म है, सैटर्न आपका कर्म है, शनि डिसीज भी है, शनि दुख भी है, पेन भी है। एक बात समझ लेना, कभी आपको रोग होगा, कभी आपको डिसीज होगी, कभी आपको कोई तकलीफ होगी, कोई कष्ट जीवन में होगा, तो उसके पीछे एक चीज जिम्मेदार होगी, शनि। शनि का मतलब, शनि इट्स, देखो ज्योतिष में जो चीजें हैं वो भाषा है, ग्रह क्या है, भाषा, लैंग्वेज, राशियां क्या है, भाषा, भाव क्या है, भाषा, ये भाषा है। ग्रह कुछ नहीं कर रहा है। शनि खराब का मतलब क्या है, शनि क्या है, शनि कर्म है, किस जन्म के कर्म है, पूर्व जन्म के भी कर्म है,
इस जन्म के केवल कर्म नहीं है। अगर किसी को डिसीज होती है तो शनि के खराब होने की वजह से होती है, क्रॉनिक डिसीज जिसको बोलते हैं। तो कभी किसी का अगर समय खराब चल रहा है, रोग हो गया है, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, तो प्रायः हम लोग बोलते हैं शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। बात समझ आ रही है कुछ थोड़ी बहुत? शनि क्या है? जो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, शुभ या अशुभ, उनका फल देने का दायित्व शनि के पास है। अगर पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म है तो आपका करियर इस जन्म में राइज करेगा, आगे बढ़ोगे। पूर्व जन्म में कुछ अशुभ कर्म है तो जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट लगा रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ लगेगी। और अगर समय खराब है तो फिर कोई डिसीज हो जाएगी, रोग हो जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, समय खराब चल रहा है तो शनि, शनि आपका समय है। शनि आपका पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म और कई जन्मों के कर्म का फल देता है इस जन्म में। हमें इस जन्म का नहीं सही से पता होता है, हमने किसके साथ अभद्रता करी है, किसको परेशान किया है, किसको चीट किया है, नहीं पता चल पाता। पूरी जिंदगी अपनी कमियां नहीं पता चल पाती। और पता नहीं कितनों जन्मों का कष्ट है, पाप है, संकट है, दूसरों का पता नहीं कितनों का छीना होगा, पता नहीं कितनों को गुमराह किया होगा। तो जुपिटर खराब हो गया है जीवन में आपके। क्लियर हो रही है कुछ बात मेरी? जब भी आपका समय खराब चल रहा है, आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, आपको कोई डिसीज हो रही है, उसका संबंध आपके प्रारब्ध कर्म से भी होता है, पूर्व जन्म के कर्म से भी होता है। ये शनि, शनि डिसीज होता है, इसलिए प्रोफेशन होता है शनि। बहुत लोगों का प्रोफेशन ही सेट नहीं हो पाता है पूरी लाइफ, तो शनि खराब होता है उस केस में। क्लियर हो रही बात थोड़ी बहुत? आज के लिए 4 ग्रह सफिशियंट है। अगली क्लास इतनी बात नहीं होगी, केवल टॉपिक पे काम होगा। जो चीजें स्टार्ट होंगी वो होंगी। आज मेरे को थोड़ा कनेक्ट करना था, थोड़ा बताना था आज। ठीक है, ये जो साल है इसमें मैंने जितनी पहली क्लास करी है, जितनी पहली क्लास करी है सब में पढ़ाया है। नहीं तो मुहूर्त की क्लास 10 मिनट की होती थी, बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। जैसे केपी की भी हमने ली तो पहली क्लास में ही सब पढ़ा दिया। आपको भी बहुत कुछ बताने की, मैंने आज मैं ज्योतिष से आपको कनेक्ट कर रहा था, केवल एक एक इंप्रेशन दे रहा था कि इसको करने से क्या होगा, एसेंस दे रहा था आपको कि आपका थोड़ी बुद्धि खुले भाई, क्या क्या चीजें आप अभी देखो क्या होने वाला है आगे, तो उसका आज बीज डाला जा रहा था केवल। बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है। जो आपने डिसीजन लिया, मैं अपनी तरफ से बोलूंगा बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है। और फिर से वही एक बात बोलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। लेकिन बस ये जो साइंस है वो भगवान की साइंस है, इसको प्रेम पूर्वक पढ़िए, श्रद्धा पूर्वक पढ़िए, विश्वास के पूर्वक पढ़िए। और थोड़ा बहुत अपना एक मतलब थोड़ा वे बनाइए पूजा पाठ करने का, प्रैक्टिस करने का। क्योंकि ये साइंस सीखने के बाद बहुत कुछ बदलता है जीवन में, और वो बदलने का भी प्रयास करिए। अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी बदलिए, अपना थोड़ा सा एनवायरनमेंट बदलिए, अपनी थोड़ी सोच बदलिए, अपनी थोड़ी मानसिकता बदलिए। समझ गए? और थोड़ा भगवान के निकट जाइए, ईश्वर के निकट भी जाइए, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के ये साइंस समझ में नहीं आती, और इस साइंस का आप बेनिफिट भी सही नहीं ले सकते। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।